हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी यूपीएससी फिलोसफर। दोस्तों, हमने क्लास 6 की इतिहास की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है। क्लास 7 की इतिहास की एनसीईआरटी को शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक रिवीजन वीडियो हो जाए। तो ये जो वीडियो है ये रिवीजन वीडियो होगी। हम एक एक चैप्टर को, पूरे 10 चैप्टर हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी में, और एक एक चैप्टर को हम 5 से 7 मिनट देते हुए मैप की सहायता से जो भी हमने नोट्स बनाए थे, जो भी हमने मैप में पढ़ा था, जो भी हाईलाइट किया था, उनको हम वापस से रिकॉल करते हुए एक अच्छा सा रिवीजन कर लेंगे 1 घंटे में, ताकि फिर जब हम क्लास 7 की एनसीईआरटी पर जाएं तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो, हमारी समझ अच्छे से बनी हुई रहे। तो स्टे ट्यून करिए मेरे साथ। आपके भी जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, आप उन्हें लेकर के बैठ सकते हैं। देखते हैं कि पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था। पहले अध्याय का जो नाम था वो था प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 100 साल पहले कि राशिदा कैसे सोचने लगती है कि लोग कैसे जानते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये पता करना था कि जो इतिहासकार हैं वो कैसे जानते हैं कि इतिहास के टाइम पे हुआ क्या था, किन किन चीज़ों से जानते हैं। तो हमने पुरातत्वों की जानकारी हुई थी, और इनमें जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अतीत के बारे में लोग बहुत कुछ हम जान सकते हैं, कि जैसे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और किस तरीके के लोग रहते थे, पशुपालक, कृषक, शासक, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। लोग कहाँ पे रहते थे। बोला गया था कि नर्मदा नदी का पता लगाएं। नर्मदा नदी का जो ये आप देखेंगे इस मैप वाले हिस्से में, तो ये यहाँ पे है नर्मदा नदी। और यहाँ पर कुछ लोग थे जो कई लाख वर्ष पहले रहते थे। इनको हम संग्राहक कहते थे। संग्राहक क्यों कहते थे? क्योंकि ये जंगलों से चीज़ों को इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे, इसलिए हम इन्हें संग्राहक कहते थे। ये आखेट भी करते थे, शिकार भी किया करते थे। और फिर एनसीईआरटी ने हमें बोला था कि हम किरथर और सुलेमान पहाड़ियों को देखें, जो मैप में यहाँ है, पाकिस्तान के हिस्से में आती है। और यहाँ पे लगभग 8000 पहले क्या वर्ष पूर्व जो हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व यानी कि 2000 तो अभी इधर का ले लें, फिर यहाँ से ईस्वी शुरू होगी, इसके 6000 साल पहले। ये सब हमें एनसीईआरटी ने काउंट करना बताया है कि हमें समय कैसे समझना है। तो 8000 साल पहले वहाँ पे गेहूँ, जौ, इनकी फसलें उपजानी शुरू हुई थी किरथर और सुलेमान की जगह पे। इन्हें आप ज़रूर नोट करे रहें। मैं सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर फटाफट से देखते हुए चलूँगी कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, बस एक थोड़ा सा रिकॉल कर पाएँ, ताकि हम अगले चैप्टर में क्लास 7 की एनसीईआरटी में सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। यहाँ पर भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशु, इनको पालतू बनाया गया था। उत्तर पूर्व में गारो और भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाने को बोला गया था। यहाँ पे जो गारो पहाड़ियाँ हैं उत्तर पूर्व में, ये जगह, और विंध्य पहाड़ी जो है ये यहाँ पे, ये जगह। यहाँ पर चावल सबसे पहले उपजाया गया था, यहाँ पे विंध्य में। और गारो पहाड़ियों के पास भी कृषि का विकास पहले के टाइम में ही हो गया था। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदी जो है यहाँ पे, ये एरिया, चूँकि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं बहुत ही जल्दी में चीज़ें कर रही हूँ। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैप्टर वाइज लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व जो है इन्हीं नदियों के किनारे कुछ नगर सभ्यता चालू हुई थी, हड़प्पा सभ्यता, जिनको हम पढ़ चुके हैं। और फिर गंगा और इसकी सहायक नदी, जो यहाँ पे गंगा और सोन नदी की बात हुई थी, इस जगह पे, ये इलाके में, यहाँ पे जो नगरों का विकास 2500 पूर्व हुआ था, यानी कि सबसे पहले जो नगरों का विकास हुआ था वो सिंधु नदी के तट पे हुआ था, वो हड़प्पा सभ्यता थी। और गंगा और इसकी सहायक नदी जो सोन थी, यहाँ पे मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। और फिर यात्रा की बात की गई थी इसमें, कि लोग यात्रा क्यों करते थे, किस किस कारण से यात्रा करते थे। तो यात्रा कभी मौसम के कारण होती थी, और कभी वो रोचक स्थानों को खोजने की चाह में चले जाते थे, कभी धार्मिक गुरु शिक्षा देने के लिए चले जाते थे, कभी काफिले जो हैं उनके वो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए चले गए, तो कभी वो शिकार करने के लिए चले जाते थे। आज भी कहीं ना कहीं यही सब कारण है, व्यापार हो गया, घूमने का शौक़ हो गया, या कुछ ज़रूरत हो गया, या धर्म हो गया, इन सब की वजह से भी लोग आज यात्राएं करते हैं। और देश के नाम के बारे में हमने देखा था कि इंडस शब्द से जो निकला है वो इंडिया का नाम पड़ा है, और इंडस शब्द जो है वो सिंधु नदी के लिए उपयोग होता था। हिदोस या इंडोस बोला जाता था यूनानियों ने सिंधु नदी को, और यहीं से हिंद या इंडिया नाम पड़ा है।
ताड़पत्रों से पांडुलिपि का हमने एक पृष्ठ भी देखा था कि 1000 वर्ष पहले जो लिखी गई थी वो ताड़ का पत्ता जो काट करके भुर्ज पेड़ की बात की थी जो कश्मीर में मिलते हैं, और इनकी पांडुलिपि बनती है। पांडुलिपि का मतलब होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी मैन्यू मतलब कि हाथ, और इससे लिखा हुआ। भुर्ज नाम के पेड़ से ये भोजपत्र बनता था, जिसको भोजपत्र बोला जाता था। और चूँकि ये पांडुलिपि पेड़ से बनी थी तो इनको कीड़े भी खाते थे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बनती थी। कुछ अच्छे पेड़ों से बनती थी तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलती भी थी। अभिलेखों का भी हमने बात किया था, और ये सब जो सामग्री हैं, जैसे कि ये ताड़पत्र हो गए, जो ये पांडुलिपि मिली है, तो इससे जो है वो इतिहासकार पता लगाते थे। अभिलेखों से इतिहासकार पता लगाते थे। अभिलेख जैसे कि जो पत्थर पे लिखे गए हैं, किसी शिला पे लिखे गए हैं, जैसे हमें कांधार का अभिलेख मिला था। अशोक के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे अध्याय 7 में। उन्होंने अफ़गानिस्तान में ये जो कांधार का अभिलेख लिखवाया था यूनानी और अरेमाइक लिपियों में, तो अभिलेखों से भी पता चलता था। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिलती थी जो वो यूज़ करते थे पहले के लोग, तो उन्हें हम पुरातत्व कहते हैं। जो पुरानी वस्तुएं हमें मिलती हैं, और पुरातत्व का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम पुरातत्वविद कह देते हैं। और उनके जो यूज़ किए हुए बर्तन, जो पुराने ज़माने में लोग रहते थे इतिहास में, उनके जो बर्तन थे, वो जो बर्तन हमें मिलते हैं, तो उसके आधार पे भी हम पता करते हैं कि वो बर्तन छोटे हैं कि बड़े हैं, कि ये बड़े बर्तन जो है वो संग्रह करने के योग्य उपयोग में आते होंगे। मुहरे हैं, जो ये आहत सिक्के हैं, इन सब के बारे में भी हमें पता चलता है। तो इतिहासकार इन सब से अनुमान लगाते हैं। चूँकि इतिहास अनुमानों पर ही चलता है, या तो फिर हमारे पास कोई लिखित सामग्री होती है, उससे हम और श्योर हो पाते हैं। लेकिन जो बहुत पुराना इतिहास है, उसके लिए हमें इन पर ही निर्भर होना पड़ता है, पुरातत्व पर अनुमान ही लगाना पड़ता है। और वनस्पति के जो टुकड़े मिलते हैं, जो हड्डियाँ मिलती हैं, जो जले हुए टुकड़े भी हैं लकड़ी के, उन सब से जो है, चूँकि हमारा विज्ञान आगे चला गया है, तो पता लगाना आसान हो जाता है। कपड़ों के भी अवशेष मिले हुए हैं, जो बर्तनों पर चिपके हुए थे, चांदी और तांबे के, हमने देखा था। अतीत एक होते हैं या अनेक होते हैं? अतीत, जैसे बताया गया है कि जो इस पुस्तक का शीर्षक था हमारे अतीत, यानी कि अतीत ये बहुवचन में लिया गया है कि अतीत एक नहीं होते, अतीत भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, रहन सहन, कैसे रह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वो गतिविधि कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अतीत एक नहीं रह जाता, वो अनेक हो जाता है। तिथियां जोड़ने का भी हमें बता दिया गया है। हमने देख लिया था कि ईसा मसीह का जो जन्म है, वहाँ पे हम शून्य मानते हैं, वहाँ से हम शुरुआत मानते हैं, और उसके बाद से हमने 2000 साल कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी इसके पहले जाएंगे तो वहाँ से हम माइनस करते जाते हैं, उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। यानी कि इधर से अगर हम 300 साल इधर गए तो 300 साल ईसा पूर्व, फिर 500 साल जाना हुआ तो 500 साल ईसा पूर्व, और यहाँ पे हम बोलते हैं ईस्वी। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें यही दिया है। ब्रैकेट की जो चीज़ें हैं वो आपको अगर नहीं एक बार में याद हो रही तो बार बार आपको पढ़ लेनी चाहिए। जैसे कि ईसा पूर्व लिखा गया है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट BC, और या फिर एनो डोमिनी लिखा गया है, तो ईसा मसीह का जन्म का वर्ष है, इसे एनो डोमिनी भी बोलते हैं। बिफोर प्रेजेंट भी बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट को। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। कुछ उपयोगी शब्द थे, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, ये सब चीज़ें आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में बस यही खास था, जो बहुत खास था वो था कि कृषि का आरंभ 8000 साल पहले हुआ था। कहाँ पे? केथर और सुलेमान की पहाड़ियों पे। सिंधु सभ्यता 4700 वर्ष पूर्व हुई थी। सिंधु नदी के किनारे गंगा घाटी के नगर 2500 वर्ष पूर्व हुए थे। यहाँ पे मगध एक साम्राज्य भी था, और वर्तमान जो है वो 2000 वर्ष पूर्व है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि अगले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। यहाँ पर हमने देखा था कि जो आरंभिक मानव हैं, आखिर वो इधर उधर क्यों घूम रहे हैं। इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल वर्ष पहले जो लोग रहा करते थे, हम उनके बारे में भी हम पता लगा चुके हैं। उनका नाम हमने रखा है आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक का मतलब है कि जो आखेट करते थे, यानी कि शिकार, और खाद्य संग्राहक का मतलब है जो खाद्य का संग्रह करते थे। और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, और इसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जो उनके जो खाना रहते थे, जो फल पौधे ये सब जानवर रहते थे, वो खा करके समाप्त कर देते थे, तो फिर भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण था कि वो अपने शिकार के लिए हिरण, मवेशी, अपना चारा ढूंढने के लिए जाया करते थे।
और वो शिकार करते करते उनके पीछे जाने लगते थे। तीसरा कारण था कि वो अलग अलग मौसम में भी मौसम के अनुसार रहते थे, कहीं ठंडी है, गर्मी है, बरसात है। चौथा कारण था कि पानी के कारण, क्योंकि पानी नदियों के किनारे ही वो रहना आसान होता है, तो वो पानी की खोज में, जब अगर मौसम सूखे का मौसम होता था तो वो कहीं और चले जाते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? क्योंकि उनके उपयोग किए हुए हमें औजार देखने को मिलते हैं। उनके कुछ औजार जो हैं वो नुकीले हैं, कुछ ऐसे औजार हैं जिससे वो ज़मीन खोदते थे, कुछ ऐसे औजार हैं जिससे वो कपड़े की सिलाई भी कर लेते थे। और रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे वो? मानचित्र 2 को देखने के लिए बोला गया है कि वे लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं। यहाँ पर उनके होने के प्रमाण मिले, यानी कि ये जो भीमबेटका है ये हुंसगी और ये कुरनूल की गुफाएं, यानी कि ये आप देखेंगे ये हुंसगी और कुरनूल, ये सब यूपीएससी में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाएगा। भीमबेटका हो गया कि इनमें क्या समानता है, तो ये जो है ये पुरास्थल हैं। यहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहक लोग रहते थे, बहुत साल पहले, लाखों वर्ष पहले रहते थे। हुंसगी कर्नाटक में है, कुरनूल भी। हम देखेंगे कि कई जो पुरास्थल हैं वो नदियों और झीलों के किनारे ही पाए गए हैं, क्योंकि नदियों के किनारे रहना ईजी रहा होगा। और चूँकि पत्थर के उपकरण भी महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग वो भी ऐसी जगह भी ढूंढते थे कि जहाँ पे पत्थर मिल सके, तो उनको शिकार करना आसान रहा होगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे गुफाएं भी हैं, तो उन्हें रहने के लिए बारिश से उन्हें जो है धूप, बारिश, हवा, इन सबसे राहत मिल जाती थी। ये शैल चित्रकला हमने देखा था कि जिन गुफाओं में वो रहते थे, भीमबेटका की गुफा में वो चित्र भी बनाते थे, और वो चित्र आप देखेंगे ये रेखा चित्र जैसे हैं, वो सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं। आगे के चैप्टर्स में आपने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनने लगे थे। ये हैं गुफाएं भीमबेटका की, इतनी विशाल गुफाएं। पुरास्थल क्या है? पुरास्थल वे स्थल हैं जहाँ पे से हमें पुरातत्व मिलते हैं, यानी कि पुरानी चीज़ें जो उन लोगों की उपयोग की हुई चीज़ें मिलती हैं, जैसे गुफाएं मिलती हैं, औजार मिलते हैं, या उनसे उपयोग किए हुए बर्तन, सामान, उनके द्वारा जो छोड़े गए चिन्ह हैं, चित्र हैं, वो सब मिलते हैं। तो वो जो स्थल पे मिलते हैं वो पुरास्थल होते हैं। आग की खोज जो है वो कुरनूल की गुफा में हुई है, जो मैं मैप दिखा देती हूँ। अभी जो एनसीईआरटी के सारे मैप हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन मैप्स का एक अपना पीडीएफ रख लीजिए, या उनको प्रिंट करा करके रख लीजिए, या जिस भी तरीके में आप रख सकते हैं। एनसीईआरटी के सारे मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुरनूल की गुफाएं क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आग की खोज हुई थी, यहाँ पे लोग सबसे पहले जो है आग जलाना सीखे थे। और नाम और तिथियाँ हमने देखा था कि पूरा पाषाण काल जो हम देख रहे हैं कि इतिहास को 3 कालों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले तक था। उसमें भी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, एक आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। उसके बाद जो आता है वो मध्य पाषाण युग आता है, इसे मेसोलिथ कहते हैं। वो 12,000 से 10,000 साल यानी 2,000 साल तक का था। इसके बाद इसमें जो मध्य पाषाण युग था, इसमें इसे लघु पाषाण भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो औजार थे वो बहुत छोटे छोटे बनते थे। नवपाषाण काल जो 10,000 साल से लेकर के जो हम अब तक पढ़ रहे हैं वो नवपाषाण युग है। इसमें इसका जो नवपाषाण युग का मतलब दिया गया, क्योंकि इसमें जो औजार थे वो थोड़े नए टाइप के आ गए, थोड़ी नई टाइप की चीज़ें होने लगी, जो जीवन शैली थी वो नए तरीके से हो गई। 12,000 साल पहले जो मध्य पाषाण युग में जलवायु बदल गई थी, तो क्या हुआ कि घास के वाले जो मैदान थे वो बनने लगे, तो घास खा के ज़िंदा रहने वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। मछली भी इस टाइम पे भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ये कब हो रहा है? मध्य पाषाण युग में, 12,000 साल पहले। खेती और पशुपालन की शुरुआत भी इसी टाइम पे हो गई जब जलवायु परिवर्तन हुआ, क्योंकि लोग पशुपालन करने लगे, गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। इस तरीके का जलवायु ही इस तरीके की हो गई कि इस तरीके के अनाज उगने लगे। फिर धीरे धीरे लोग क्या हो गए कि उन्होंने खुद से उपजाना सीखा, वो कृषक बन गए। फिर वो धीरे धीरे उनके काम में आने वाले जो जानवर हैं उनका पालन करने लगे, और वो पशुपालक भी बन गए। और ये जंगली जानवरों को पालतू बनाने के लिए वो ऐसे जानवरों को रखते थे जो उनको आक्रमण से सुरक्षा करते थे और इनके साथ वफादार होते थे। तो इस तरीके के जानवरों को वो पालते थे जो हिंसक कम होते थे।
कुत्तों को ही पहले पालतू क्यों बनाया गया? क्योंकि वो ज़्यादा वफ़ादार थे, वो ज़्यादा कनेक्ट हो पाते थे, इमोशनली अच्छे से जुड़ पाते थे, उनके साथ रहना ईज़ी था, कोई ख़तरा बहुत ज़्यादा नहीं था। और घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या होती है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया, कि उन पर पूरा डेडिकेटेड वो उन्हें उगा रहे हैं, उन्हें पाल रहे हैं। वो ऐसे जानवरों का, ऐसे अनाजों का चुनाव कर रहे हैं जो कि उनके लिए हानिकारक नहीं है, ऐसे अनाज चुन रहे हैं जो विषाक्त नहीं हैं, ऐसे फल चुन रहे हैं जो अच्छे हैं, जिनको खा करके उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसे जानवरों को वो चुन रहे हैं पशुपालन के लिए कि जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा संगत में हैं और बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। तो घरेलूकरण की प्रक्रिया में फिर क्या हुआ कि वो जो घरेलू जानवर है, घरेलू जो पौधे हैं, वो जंगली पौधों और जंगली जानवरों से भी अलग होने लगे, क्योंकि उनकी विशेषताएं अलग होने लगी। अनाज के उपयोग किन किन तरीके से होते थे? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए भी होते थे। एक नई जीवन शैली उभरी। ये कब उभरी? नवपाषाण काल में उभरी। कि लोगों ने क्या किया कि घरेलूकरण की जब प्रक्रिया आई तो लोग एक जगह पर रहने लगे, लंबे समय तक रहने लगे। फिर नई नई चीज़ें ईजाद होने लगी, पौधों की सिंचाई होने लगी, खरपतवार हटाने की तकनीक आने लगी, जानवरों और चिड़ियों को सुरक्षा करने से बहुत सारी चीज़ें शामिल हुई। लोग वहाँ पे भंडारण करने की बात सोचने लगे, तो फिर बर्तन बनाने लगे, घर बनाने लगे, ज़मीन में गड्ढा खोद के रहने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार के रूप में हो गए, क्योंकि ये भोजन का अच्छा स्रोत है। जानवर बच्चे देते हैं तो कहीं ना कहीं भोजन जो है उनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो पशुपालन भोजन के लिए क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पशुपालन जो है वो बहुत अच्छा खाद्य भंडार है। और अगला जो आगे जो है वो ये है कि पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं, और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। पश्चिमोत्तर में यानी कि इधर, और कश्मीर में, और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में आप देखेंगे कि ये जो बुर्ज होम है, यहाँ पे भी मेहरगढ़ है, यहाँ पे ये सब जगहों पे जो ये वर्ग बने हुए हैं, ये नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। ये जो नीले कलर के वर्ग बने हुए हैं, पेयमपल्ली और हल्लूर, यहाँ पे कोल्डी हवा, महागढ़ा, कोल्डी हवा, महागढ़ा, आप अपने मैप में इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, हल्लूर या पेयमपल्ली। अगर आपको इस मैप का PDF चाहिए, जिसमें कि पूरे क्लास 6 की NCERT के सारे मैप मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं PDF में, अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं तब टेलीग्राम का चैनल क्रिएट करूँगी और उसमें अपलोड करूँगी। ये जो जगह हो गई चिरांद हो गई, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में दाऊजली हेडिंग, ये सारी जो जगह है इनको मार्क करके रखिए, याद करके रखिए, और ये किस काल से रिलेटेड है, यहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे पशुपालन और कृषि जो है वो पहले शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ पे हड्डियों के नमूने मिले हैं, रोचक जले हुए अनाज मिले, दानों के अवशेष मिले हुए हैं। और यहाँ से क्या हुआ, जब घरेलूकरण की प्रक्रिया हुई, नई जीवन शैली की शुरुआत हुई, तो फिर अस्थायी जीवन की तरफ बढ़ने लगे लोग। यहाँ पे आप देखेंगे कि बुर्ज होम जो कश्मीर में है, बुर्ज होम कई बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ के जो लोग थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, क्योंकि कश्मीर जो है ठंडा प्रदेश है, वहाँ इसे गर्तवास कहा जाता था। यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, और यहाँ पर जो लोग दफनाते थे उनके साथ में उनके जानवर और उनकी पसंदीदा श्रृंगार के सामान या जो भी सामान है उनके साथ ही दफनाए जाते थे। यहाँ पे बहुत सारे पत्थरों के औजार मिले हैं, और ये नए तरीके के उपकरण थे, तो इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है, क्योंकि इन पे पॉलिश चढ़ाई जाती थी, इन्हें चिकना किया जाता था। ओखली मूसल का प्रयोग हुआ है, पीसने के लिए प्रयोग किया गया है। कुछ औजार जो है वो हड्डियों से भी बनाए गए हैं, इसके पहले सिर्फ पत्थरों से बनते थे, नवपाषाण काल में हड्डियों से भी बन रहे हैं। और नवपाषाण युग में जो बर्तन भी मिलने शुरू हो गए कि उस पर अलंकरण भी किया गया है, पॉलिश चढ़ाई गई है, दलहन जैसे अनाज होने लगे हैं इस समय। तो बहुत सारे परिवर्तन आने लगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे सब जगह अचानक ही परिवर्तन आ गए कि डायरेक्ट एक चैप्टर ऐसे हमने पन्ना पलटा और फटाफट सब जगह नवपाषाण युग आ गया, ऐसा नहीं था। चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे आप देखेंगे कि गांव में, शहर में सारी चीज़ें एक साथ नहीं बदलती हैं, वैसे ही चीज़ें कहीं पे बदलती हैं और कहीं पे धीरे धीरे बाद में आती हैं। मेहरगढ़ में क्या था? मेहरगढ़ में आप ये देखेंगे, यहाँ पे है मेहरगढ़, पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ में हमने देखा था कि यहाँ पे ये घर मिला था हमें, 4 घर का एक घर। यहाँ पे स्त्री पुरुष जो है सबसे पहले जौ और गेहूँ और भेड़ बकरी का पालन करना सीखा था, नवपाषाण काल के युग के जो
लोग थे। आपने देखा था कि किरथर और सुलेमान पहाड़ियों का यहाँ पे जिक्र हुआ था, तो ये वही मेहरगढ़ का स्थान है कि जहाँ पे सबसे पहले अनाज उगाए गए हैं, जहाँ पे सबसे पहले खेती की गई है 8,000 वर्ष पहले। चौकोर और आयताकार घर आपने देख ही लिए हैं। यहाँ पे मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख दिया जाता था कब्रों में, और उनके जो पसंदीदा जानवर है, साथ में बकरी वगैरह को भी साथ में दफना दिया जाता था। तो इस सब के लिए मेहरगढ़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसको आप याद करके रखेंगे। तो ये दूसरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उपयोगी शब्द जो हैं वो आप सबने पढ़ ही चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लूँगी, मैं बढ़ूँगी अगले चैप्टर की तरफ। ये कुछ तिथियां हैं महत्वपूर्ण, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप फिर से पढ़ सकते हैं, चूँकि मैंने पढ़ा ही दिया है। और अगला चैप्टर देखते हैं कि आरंभिक नगर की बात की गई है, कि आरंभिक नगर यानी कि हड़प्पा की बात की जाएगी। आपको पहले ही चैप्टर में ओवरव्यू दे दिया गया है कि 4700 वर्ष पूर्व ही जो थे वो नगर हुए थे, वो सिंधु घाटी की सभ्यता थे। सिंधु घाटी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र थे, इसलिए उन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है। तो क्या था कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछ रही थी, उस टाइम पे जब खुदाई चालू थी, तब हमें ये हड़प्पा का पूरा स्थल मिला था। ये सारी कहानियाँ आप जानते ही हैं कि ईंटें वहाँ पे, बहुत सारी ईंटें तो उखाड़ ले गए, ऐसा सोच के कि यहाँ पे ईंटों का भंडार है। फिर 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को बहुत अच्छे से ढूंढा, फिर पता लगाया और फिर नगर की खोज हुई। और फिर जो सारे नगर हुए उन्हें सबको हड़प्पा का नाम से ही बुलाया जाने लगा। और 4700 साल पहले हुआ था ये, तो आपने पहले ही चैप्टर में देख लिया। इन नगरों की विशेषता क्या थी? ये नगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी विशेषता देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दो से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किए गए थे। पश्चिमी भाग जो था, यानी कि इस साइड का जो भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ था, यानी कि ये वेल्दी था। और इधर का हिस्सा जो था वो बड़ा था लेकिन वो नीचे हिस्से में बना था। ये नगर दुर्ग था, ऊंचा वाला हिस्सा, और फिर इधर का हिस्सा जो था वो निचला नगर था। यानी कि यहाँ पे जो शासन करने वाले भाग जो था वो पश्चिमी भाग था, और जो आम जनता थी वो पूर्वी भाग में रहती थी, निचले नगर में। यहाँ पे पक्की ईंटें का घर बनाया गया था, और नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बना था, यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होते थे, बहुत बड़ा महान स्नानागार यहाँ पे मिला है। प्लास्टिक के चारकोल से परत चढ़ाई जाती थी ताकि रिसाव ना हो। कालीबंगा और लोथल जैसे स्थान मिले हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया लोथल और ये है कालीबंगा। यहाँ पे हमें अग्निकुंड मिले हैं, तो ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ ताकि हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ने में हमें इजी लगे। यहाँ पे मोहनजोदड़ो और लोथल में हमें, हड़प्पा में हमें कुछ कुछ भंडार गृह मिले हैं जहाँ पे अनाज भंडारण किया जाता है। ये सारी जगहों को आपको पढ़ना है। चहुंदड़ो हो गया, धौलावीरा, सुरकोटदा, धौलावीरा, लोथल, इन सब के बारे में आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लेकिन तो भी आपको इन सबको मार्क करके रखना है। गंगेरी वाला, राखीगढ़ी, हड़प्पा, सोरकाकोह, मोहनजोदड़ो, इन सब की कुछ एक एक विशेषताएं हैं, तो मैप को तो आपको बहुत अच्छे से लोकेट करना चाहिए। ये है महान स्नानागार का चित्र बहुत अच्छे से देखें। भवन, नाले और सड़कें, यहाँ पे जो नगर थे वो आमतौर पे 1 या 2 मंजिला होते थे। हर घर में मतलब एक अलग स्नान घर होता था। कुएं भी किसी किसी घर में होते थे। नाले जो थे वो ढके हुए थे और सीधी लाइन में बनाए जाते थे। मैन होल बनाए जाते थे ताकि लोग जाकर के साफ़ कर सकें। योजनाबद्ध तरीके से सड़क निर्माण होता था और पूरा नगर योजनाबद्ध तरीके से था। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ईंटों की चिनाई की गई है। और जो एनसीईआरटी जो है वो कुछ कुछ सवाल भी पूछती हो जाती है। इन सब सवालों का जवाब जो हमने वहाँ पे ढूंढा था जब हमने चैप्टर किया था, आपको बहुत डिटेल में देखना है तो आप प्लीज़ जा कर के प्लेलिस्ट पर देखें। इनका नगरीय जीवन कैसा था कि जो नगर की खास इमारतें थी वहाँ पे शासक रहते थे। वो ये शासक लोगों को भेज करके दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज़ें मंगाते थे। और इन नगरों में लिपिक होते थे जो मोहरों पर लिखते थे और भी अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं अभिलेख वगैरह पे। शिल्पकार होते थे जो कुछ तरीके के शिल्प बनाते थे। यहाँ पे देखेंगे कि ये मोहनजोदड़ो में एक नाला बना हुआ है और ये मोहरे हैं, ये कुआं है, कि कितने अच्छे से इन पे चित्रकारी हुई है। तो इसको शिल्प बनाते थे, लिपिक इस पे लिखते थे। ये खिलौने बने हुए हैं, पक्की मिट्टी के खिलौने हैं जो आज तक मिलने के बाद इस तरीके से हैं। नगर और नए शिल्प थे, वहाँ पे जब नगर जमे तो वहाँ पे नए शिल्प बने।
नए शिल्प में क्या चीज़ें थी कि वो मन के बनाते थे, बाट और फलक, इन सब चीज़ों को बनाते थे। ये है फलक, ये है मन के। तो हथियार, औजार, गहने, बर्तन, ये सारे बनाए जाते थे। शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुएं थी, पत्थर थे, पर लोहा नहीं था। ये आपको बार बार ये एनसीईआरटी बताएगी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में लोहा की जानकारी नहीं थी, लोहे की धातु की जानकारी नहीं थी। आप देखेंगे कि यहाँ पे बाट कितने अच्छे तरीके से, प्रिसाइज तरीके से बनाए गए हैं, नाप तोल के। फलक जो हैं वो कितने धारदार पतले हो गए हैं, नवपाषाण काल युग से थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। और यहाँ पे मूर्तिकला आप देखेंगे, कपास की खेती 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आपने अभी पढ़ा था मेहरगढ़ में कि वहाँ पे गेहूँ, अनाज, ये सब बहुत पहले से हो रहा है, पशुपालन बहुत पहले से हो रहा है। 4 कमरे का घर आपने देखा। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े मिले हैं, चांदी के फूलदान पर चिपके हुए मिले हैं, तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। फेयांस से बनी तकलियाँ सूत कताई के संकेत देती हैं। फेयांस क्या है? फेयांस भी एनसीईआरटी आपको आगे बताएगी। जैसे पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, वैसे ही फेयांस जो है वो ढाल करके अपने हिसाब से आकृति बना ली जाती है। तो ये प्राय नीले रंग के होते हैं, हल्के समुद्री रंग के होते हैं। इनसे मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है क्योंकि इन्हें ढाला जा सकता है। तो फेंस इंपॉर्टेंट है और ब्रैकेट में दिया गया है तो और भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में कच्चा माल यहाँ वहाँ से आयात और निर्यात करके लाया जाता था। आयात क्या क्या किया जाता था? तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, ये सब सारी चीज़ें आयात की जाती थी। तांबे का आयात राजस्थान से होता था और ओमान से, पश्चिमी देश, एशियाई देश जो है ओमान, वहाँ से आयात होता था। आप वर्ल्ड के मैप को देख सकते हैं, ब्लैंक मैप को, वहाँ से भी तांबे का आयात होता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु थी टिन, वो कांसा, सोचिए कि हड़प्पा वासी जो है कांसा बनाते थे तांबा में टिन मिला के। टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था क्योंकि तब पूरा एक देश की कल्पना नहीं थी, वो अपने देश में से ही, यहाँ से यहाँ, ये ही कुछ अलग प्रदेश था, यहाँ कुछ अलग प्रदेश था। तो बहुमूल्य जो पत्थर है वो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। ये आप देखिए पहिए वाली जो गाड़ी है, पहली बार हमें हड़प्पा सभ्यता में दिखती है। ये हमें मुहरें जो हैं वो इस तरीके से मुहरें दिखती हैं। हल जो है, खिलौने वाला हल जो है हमें दिखता है। हमें वैसे हल तो नहीं दिखता पर खिलौने में हल दिखता है, इसका मतलब हल का प्रयोग होता था। भोजन में वो क्या क्या खाते थे? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सारी चीज़ें लगभग उन्हें लगभग पता चल गई थी। हल का प्रयोग होने लगा था, सिंचाई के कुछ तरीके होने लगे थे, पशुपालन भी होते थे, भेड़, बकरियाँ, भैंसे, सारी चीज़ें होती थी। मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाना जाता था। फलों को इकट्ठा करना, मछलियाँ पकड़ना, हिरण, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल दिनचर्या होने लगी थी। विकसित नगर थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण क्या है? धौलावीरा, धौलावीरा एग्ज़ाम में भी आ चुका है। धौलावीरा क्या था कि ये नगर जो नॉर्मली जो हड़प्पा के नगर थे वो 2 भागों में बटे थे, पश्चिमी पूर्वी नगर दुर्ग और निचला नगर में। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा नगर था जहाँ जो 2 नहीं बल्कि 3 भागों में बटा था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। बड़े प्रवेश द्वार थे, एक खुला मैदान भी था, सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए शायद वो था। आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख हैं, मुहर है, छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। लोथल जो है, लोथल एक ऐसी साबरमती की उपनदी के किनारे बसा हुआ नगर जो है वो लोथल है, खंभात की खाड़ी में। यहाँ पे कीमती पत्थर का जो माल है वो बहुत आसानी से मिल जाता था। पत्थर, शंख, धातु, ये इन चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। यहाँ पे मुहरबंदी गीली मिट्टी को दबाने से उनकी छाप जो है उससे मिलती थी। और गीली मिट्टी से मुहरबंदी क्यों होती थी? क्योंकि जब सामान का आयात निर्यात किया जाता था ताकि मिट्टी बिगड़े ना, अगर मिट्टी बिगड़ गई है, उखड़ गई है, तो इसका मतलब सामान से छेड़छाड़ हो गई है। लोथल का जो बंदरगाह है आप उसे देख सकते हैं, ये चित्र दिया गया है। और लोथल यहीं पे है, ये खंभात की खाड़ी में, धौलावीरा के पास में। यहाँ पे मन के बनाने का काम होता था संभवतः। चूँकि इतिहास की चीज़ें अनुमान पर आधारित है, इसलिए हर चीज़ शायद, संभवतः, लगभग, ये सब लगा करके ही बात की जाएगी। कोई चीज़ बहुत श्योर नहीं है। मुहरबंदी मैंने बता ही दी कि गीली मिट्टी से मुहर क्यों लगाया जाता था। सभ्यता के अंत का रहस्य तो आज तक कोई बहुत जान नहीं पाया। बहुत लोगों ने अनुमान लगाया है कि जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई होगी, या फिर नगरों लोगों ने अचानक छोड़ दिया,
यहाँ पे बाढ़ आ गई या फिर जंगलों का विनाश हो गया या नदियाँ सूख गई, कुछ भी हो, या शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, कैसे भी करके ये जो नगर है अचानक से वो बहुत रहस्यमय तरीके से उसका अंत हो गया। उसके बाद कुछ साल जो है वो अंधेरे में बीते। उसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ, यानी कि 2500 साल पहले जो गंगा के किनारे जो नगर आए उनको हम देखेंगे अगले अध्याय में, हम इनकी बात होगी। तो इस अध्याय में जो उपयोगी शब्द हैं वो ये सब हैं, आपने पढ़ ही लिए हैं। जो उपयोगी तिथियां हैं वो ये थी, मेहरगढ़ के कपास की खेती जो शुरू हुई वो 7000 साल पहले, वही सब तिथियां जो आपने अभी पढ़ ली हैं। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले। अगला चैप्टर देखते हैं, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी ने पूछा कि वेद क्या है, वो सोचने लगी। तो एनसीईआरटी कितने अच्छे तरीके से काम करती है कि एक दूसरे धर्म की लड़की दूसरे धर्म को जानने का प्रयास कर रही है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्तित्व का विकास होता है एनसीईआरटी के जरिए। दुनिया के प्राचीनतम जो साहित्यिक स्रोत हैं वो वेद हैं। 4 वेद हमने पढ़े थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें जो सब ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त बोलते हैं। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी, लेकिन आपको आगे चल के पता चलेगा कि 3500 साल पहले सिर्फ श्रुत थे, इनको लिखा तो बहुत बाद में गया है, बहुत जल्दी लिखा गया, 200-300 साल पहले लिखा गया है। हालांकि रचना बहुत पहले हो गई थी, बोला बहुत पहले गया था। इनमें सूक्त का मतलब है कि अच्छी तरीके से बोला हुआ। 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, और सोम जो है वो एक पौधा है, वह खास तरीके का पेय बनाया जाता था। प्लस जो कुछ महिलाओं ने, पुरुष अधिकांश सूक्तों के रचयिता पुरुष थे, लेकिन महिलाओं ने भी रचनाएं की हैं कुछ कुछ प्रार्थनाओं की। और ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राकृतिक संस्कृत है या वैदिक संस्कृत है। पर आगे हमने जो 10वें चैप्टर में देखा था कि जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी है, और जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो दूसरी संस्कृत होती है, और वैदिक संस्कृत दूसरी है। वैदिक संस्कृत थोड़ी ज़्यादा कठिन है। हमने भाषा परिवार देखे थे। भारोपीय भाषा परिवार जो संस्कृत है वो भारोपीय भाषा परिवार में आता है, क्योंकि भारत की जो कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं हैं, फारसी, यूरोप की भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनावी, इतालवी, स्पेनिश, ये सब, इनको एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो शब्द हैं वो आपस में कहीं ना कहीं मैचिंग करते हैं, जैसे मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी। वैसे ही कुछ और भाषा परिवार हैं, जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविड़ परिवार की भाषा में साउथ के हमारे जो हैं वो हिस्से आते हैं। और ऑस्ट्रो एशियाटिक जो परिवार है उसमें झारखंड, मध्य भारत के कई हिस्सों में इधर जो जनजातीय प्रदेश की भाषा होती है उसे ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा कहते हैं। ऋग्वेद जो है उसका उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, पढ़ा नहीं जाता था, वो कहीं छपी नहीं थी, तो लोग श्रुत करते थे, उसको कंठस्थ करते थे और बोलते थे। इसे 200 साल पहले मुश्किल से इसको छापा गया है। ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठित करते हैं ऋग्वेद का अध्ययन करके। ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो वार्तालाप रूप में है, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों में पूजित 2 नदियों के बीच, हमने यहाँ पे पढ़ा था। आप देखेंगे कि ये भाषा कैसी है। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना है कि हमारे समझ में नहीं आ पाएगी, ये वैदिक संस्कृति है। ये महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियों की हमने ये पढ़ा था कि विश्वामित्र नदियों को बोल रहे थे कि आप हमें रास्ता दे दीजिए ताकि हम अपने घोड़े, गाय और इन सबको आप अपना पानी ऊपर मत उठाइए ताकि हम इनको लेकर के हम अच्छे से पार कर सके। और नदियों ने प्रार्थना भी सुनी थी। तो ये कहानी हमने जब चैप्टर कर रहे थे हमने पूरे अच्छे तरीके से शब्दशः पढ़ ली थी, अभी मैं शॉर्ट में ही कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे गंगा यमुना जो नदी हैं उनका उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मवेशी, जो घोड़े, रथ हैं, इस समय घोड़े, रथ, मवेशी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे। घोड़े जो हैं वो लड़ाई में रथ खींचने के काम आते थे। युद्ध में जीते गए जो धन थे उसका कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। और यज्ञ की आग में जो आहुति दी जाती थी, ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। देवी देवताओं से क्या मांगा जाता था? गाय मांगी जाती थी और घोड़े मांगे जाते थे, पुत्र मांगे जाते थे। और इसी
इस टाइम पे जो थे वो पुरुष थे, युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं थी, सब आपस में मिलजुल के आपस में ही बात करते थे। युद्ध और शांति के टाइम पे सब ऐसे ही सलाह मशवरा करके आपस में ही सरदार चुन लेते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले कौन कौन से शब्द हैं, हमने देखा कि जो पुरोहित हैं, ब्राह्मण कहा जाता था, इस तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे लोग थे राजा। एक पुरोहित इंपॉर्टेंट थे और दूसरे राजा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर देखेंगे कि हम जब दूसरे राज्य देखेंगे तो उनके पास राजधानी थी, महल थी, मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन अभी इनके पास जो है, इनके पास न तो राजधानी है, ना महल है, ना इनके पास सेना है। अभी बहुत ही शुरू में चल रही हैं चीज़ें। ये गंगा के किनारे, ऋग्वैदिक जो काल है, ये गंगा के किनारे के शहर हैं। कोई भी राजा की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा है वो अपने आप शासक नहीं बन पाता था। ये वंशानुगत वाली चीज़ें तब नहीं थी। और जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, एक तो जन और दूसरे जो है विष। विष जो है हमने पूर्वजन पढ़ा है, भरत जन या भरत विष या यदुजन या यदुविष। तो इससे हम पूरे समुदाय का समझ लेते हैं कि समुदाय की बात की जा रही है। जो लोग थे जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की, यानी कि जो वर्चस्व में लोग हैं, उन्होंने खुद को आर्य बोला है और अपने विरोधियों को इन्होंने दास या दस्यु बोला है। तो दास का मतलब कहीं ना कहीं गुलाम हो जाता था। उनके मालिक जो थे वो जायदाद जो है उन्हें मालिक का जायदाद माना जाता था। जो दास होते थे उन्हें सब कुछ काम करने पड़ते थे, जो भी उन्हें बोला जाए। उन्हें खरीदा जा सकता था, बेचा जा सकता था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। महापाषाण क्या थे? वो ऐसे शिलाखंड हैं जो कि दफनाने की जगह पे, जो लोग दफन करने जहाँ पे कब्रें होती थी, कब्रों के ऊपर बड़े बड़े महापाषाण मतलब लगा दिए जाते थे, पत्थर लगा दिए जाते थे, मोस्टली इसलिए कि वो अपनी कब्रों को पहचान सके। तो कब्र बनाने की, महापाषाण जो कब्र बनाने की प्रथा जो लगभग है वो 300 साल पहले शुरू हुई है। ये आपको इम्पोर्टेंट तिथियाँ वो याद करनी है। और इनका ये जो प्रथा है वो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में भी थी। पुरानी यहाँ के बीच में जो गंगा के किनारे हिस्से हैं उनको छोड़ करके कश्मीर में थी, दक्षिण भारत में दक्कन में थी, पूर्वी भारत में भी थी। तो यहाँ पे हमने देखे थे कि कुछ कब्र बने हैं, कुछ मृतकों के खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ भी दफनाया जाता था, कुछ को लोहे के औजार के साथ दफनाया जाता था, कुछ को जानवर जैसे कि घोड़े के कंकाल के भी साथ ही, कुछ को सोने के गहने। तो इससे हमें ये पता चलता था कि जिनके पास सोना चांदी है वो कुछ वेल्दी लोग रहे होंगे। कुछ को घरों में ही दफना दिया जाता था कि देखिए ये औजार हैं, इस तरीके के लोहे के औजार मिले हुए हैं। हमने ब्रह्मगिरी देखा था, देखते हैं कि ब्रह्मगिरी, ये है ब्रह्मगिरी। यहाँ पे ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी। ब्रह्मगिरी का भी कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मगिरी क्यों फेमस है, और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया गया है, तो बहुत कॉमन है कि पूछ सकते हैं। तो ये ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने सोने के मनके मिले हैं तो ये बहुत अमीर लोग रहे होंगे जिनको यहाँ पे दफनाया गया होगा। कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए ही थी कि वो एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफना करके जाते थे, इसलिए भी वो महापाषाण पत्थर लगा देते थे। इनाम गांव की भी हमने इनाम गांव को पढ़ा था। ये रहा इनाम गांव, यहाँ पे इनाम गांव में भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी किनारे, ये जो नदी है इसको भी नोट कर लीजिएगा। घोड़ नदी के किनारे पर यहाँ पे जो ये इनाम गांव बसा, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। तो यहाँ पे जो थे वो एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी से बड़े संदूक में दफनाया गया था। यानी कि जो ये आदमी था ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी रहा होगा, इसके घर में ही इसको दफना दिया गया था। अनाज का गोदाम भी था, शव के पैर मुड़े हुए थे। तो ये सारी चीज़ें बस थोड़ा सा ध्यान देने की है कि इनाम गांव को आपको याद रखने के लिए। शायद ये एक सरदार का शव था। कंकालों के अध्ययन हमें क्या पता चल सकता है? कंकालों के अध्ययन से ये पता चल सकता है कि ये एक बच्चा है कि बड़ा है, स्त्री है या पुरुष है। कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो वो वेल्दी इंसान है या गरीब इंसान है। हड्डियों की जांच हो सकती है, कितना साल पुराना कंकाल है।
तो लेकिन कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका लिंग निर्धारण करना बहुत ईजी नहीं होता है, पर फिर भी अब इतने तरीके के जो हमारा विज्ञान आगे जा चुका है तो अब पता चल जाती हैं। हमने यहाँ पे चरक संहिता का भी एक बार यहाँ पे जिक्र हुआ था कि चरक ने हमें बताया था कि 360 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन अभी तो 206 हड्डियाँ ही हैं जो हम जानते हैं। शायद चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज इन सबको जोड़ा होगा, इसलिए बोला होगा। इनाम गाँव को हमें याद रखना है कि इनाम गाँव भीमा नदी की जो एक सहायक नदी है, घोड़ नदी, उसके किनारे पे, क्योंकि इनाम गाँव को इतने डिटेल में बताया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कौन कौन से यहाँ पे बीज मिले हैं, गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, यानी कि लगभग बहुत सारी चीज़ों की खेती होने लगी है यहाँ पे। इतने सारे जानवर जो हैं, ये सारे हिरण, चितकबरा, कृष्णमृग, बहुत सारे जानवर, मछली की हड्डियाँ, बेर, आंवला, जामुन, खजूर, ये सारी तरीके की चीज़ें, रसभरियाँ, ये सब भी पाई गई हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, ये इम्पॉर्टेंट तिथियां हैं कि वेदों की रचना कब हुई है, महापाषाणों का निर्माण, इनाम गाँव में कृषकों का निवास, चरक कब आए हैं, लगभग 2000 साल पहले। चरक अभी आगे भी जिक्र होगा चरक का, पर अभी बस हमें इनका परिचय करना है। अध्याय 5 देखते हैं। अध्याय 5 में राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो राजा हैं, अश्वमेध यज्ञ की बात की गई थी कि पहले राजा कैसे चुने जाते थे। हम ऋग्वेद हमने वेदों का हमने पढ़ लिया है, तो अब हम ऋग्वेद काल में धीरे धीरे चलेंगे। तो ऋग्वेद काल में क्या होता था कि वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ होता था। ये क्या होता था कि जो बहुत ही शक्तिशाली राजा है वो अपना घोड़ा छोड़ देता था स्वतंत्र विचरण के लिए, और जिन भी राज्य से वो गुजरता था, तो जो भी राजा इनको रोकता था उस राजा को इस राजा के साथ में युद्ध करना पड़ता था। अदरवाइज जो अपने राज्य से उस घोड़े को गुजरने देता था तो ये मान लिया जाता था कि उस राज्य के राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली है। तो बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व वाला ये जो यज्ञ था, और राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बैठाया जाता था। उस समय पे राज सिंहासन बाघ की खाल का होता था। ये आप चीज़ों पर ध्यान देने लायक हैं कि उस समय राज सिंहासन कैसे बनता था। और उस समय जो अनुष्ठान होते थे उन लगभग सभी वहाँ पे शामिल होते थे, सभी टाइप के लोग, सगे संबंधी राजा के। बहुत बड़ा यज्ञ होता था, लेकिन जिन लोगों को शूद्र माना जाता था उन लोगों को अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था, उन लोगों को अछूत माना जाता था। वर्ण जो है, इस समय पे 4 वर्ण जो थे वो सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्राह्मणों को काम जो था वो वेदों का अध्ययन करना था, और जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना था, लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती करना, पशुपालन, व्यापार। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। इस टाइम पे हमें चित्रित धूसर पात्र मिला है, इसमें बहुत अब जो था जनपद आने लगे। अब वैदिक काल के बाद हम जनपद की बात करेंगे। वैदिक काल में क्या था कि राजा नहीं होता था, कबीले होते थे, जन होते थे, विष होते थे, आपस में सलाह मशवरा करके कभी कुछ युद्ध करना होता था तो मिलके कर लेते थे। अब जनपद की बात हो रही है। जनपद में राजा अब सिर्फ जन के राजा नहीं हैं, वो जनपदों के राजा माने जाने लगे हैं। और ऐसे जनपद हमारे पास थे जो दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? तो गन्ना एक नई चीज़ है, मतलब कि गन्ना जो है वो महाजनपद काल में बोया जाता था। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनते थे, सरल ज्यामितीय रेखाओं की आकृतियाँ भी बनती थी। आप देखेंगे कि इनमें बर्तन को सजावट में आकृति बनी हुई है। इसके पहले जो हमने मटके वगैरह देखे थे उसमें सिर्फ पॉलिश लगा हुआ था, आकृतियाँ नहीं बनी हुई थी। महाजनपद लगभग 2500 साल पहले, यानी कि 2000 साल तो अभी हमने ईस्वी से आगे बढ़ गए हैं, यानी कि 500 ईसा पूर्व। ये सब महाजनपद हैं। ये भी मैप को आपको ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके पास अगर बुक है तो उसमें से अच्छे से लोकेट कर सकते हैं, अपने ब्लैंक मैप पे लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हस्तिनापुर जो बात हो रही है, हस्तिनापुर है, कौशाम्बी है, अवंती है, उज्जैन है, वैशाली है, मगध जो अभी हमने बात की थी, मगध यहाँ पे है। तो ये सब देखने की चीज़ें हैं।
कुछ महाजनपद हैं, यहाँ पे महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी भी की जाती थी। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर, इन सब की ऊंची दीवारें बनती थी। लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर करके क्या किया था कि किलों का निर्माण किया था, बहुत ऊंची इमारतें बनाई थी और बहुत ही ऊंची प्रभावशाली दीवार। यहाँ पे आप देखेंगे कौशाम्बी में जो एक किले की दीवार जो बनी है वो इतनी ऊंची है। कौशाम्बी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे है कौशाम्बी, यहाँ पे। इन सबको आपको लोकेट करते चलना है, माइंड में रखना है। अब जो राजा हैं वो सेना रखने लगे थे, अभी तक राजा के पास सेना नहीं थी। और फिर सेना को नियमित वेतन दे करके रखा जाता था, पूरे साल रखा जाता था। महाजनपद के जो राजा हैं वो विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे उपहारों पर। तो फिर जब बड़ी सेना रखना है और हमेशा पूरे साल रखना है तो क्या था कि राजा उपहारों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। पहले जो थे वो उपहारों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब उपहारों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। अब वो कर वसूलने लगे। किस टाइप के कर? फसलों पर कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों या जानवरों के ऊपर कर, व्यापारियों को सामान पर कर देना, आखेटों संग्राहकों को जंगल से वस्तुएं देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन। कृषि में अब क्या परिवर्तन हो गया? आप कृषि में जो है लोहे के फाल आ गए। अभी तक लोहा नहीं पता था, अभी तक सारे जो थे वो धातुएं पता थी, तांबा, टीन, कांसा, चांदी, सोना, लेकिन लोहा नहीं। अब क्या है? अब लोहा आ गया, तो लोहा आने से कृषि में क्रांति आ गई। ज़्यादा बढ़ चढ़ के कृषि होने लगी, लोहे के हल बनने लगे। लकड़ी के हल बनते थे तो मुश्किल होते थे। अब धान के पौधे जो उपजाने लगे, रोपण कर होना शुरू हुआ, यानी कि रोपने वाली विधि शुरू हुई। अभी तक तो सिर्फ बीज बोने वाली विधि थी, अब रोपने वाली भी जो है विधि शुरू हो गई। सूक्ष्म निरीक्षण अगर देखें तो किसी एक जनपद को अगर ले रहे हैं हम, मगध को, चूँकि मगध बहुत ही शक्तिशाली था, तो हम मगध साम्राज्य को अगर लें तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। क्यों? क्योंकि इसकी जो लोकेशन थी वो इतनी अच्छी जगह थी कि यहाँ पे ज़मीन उपजाऊ थी, ये जंगलों से घिरा हुआ था, यहाँ पे हाथी बहुत अच्छे पाए जाते थे, तो इन्हें प्रशिक्षित करके इनकी सेना में हाथी भी काम पे लगाया जाता था। और जंगल से घर, गाड़ियाँ, इन सब के लिए लकड़ी मिल जाती थी, तो ये बहुत मजबूत थे। कहीं ना कहीं ये व्यापार के तौर पे भी, आर्थिक तौर पे मजबूत थे और लोकेशन के तौर पे भी मजबूत थे। यहाँ पे खदानें भी थी, अयस्क वगैरह भी थे, तो हथियार बनाने के भी काम में आते थे। मगध में जो बहुत शक्तिशाली राजा की बात हुई है, बिंबिसार अजातशत्रु की बात हुई है, महापद्मनंद की बात हुई थी। बिहार की जो मगध की राजधानी थी वो राजगिरी थी, फिर बाद में वो पाटलिपुत्र हो गई। मैसेडोनिया, सिकंदर भी इसको विजय करना चाहता था, लेकिन मगध की ओर जब उसने चलना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया था। तो ये सब सिर्फ मैं याद दिला रही हूँ, इनको हमने डिटेल में पढ़ा दिया है। और एनसीईआरटी अभी जो आगे क्लास के हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी खुद ही बहुत डिटेल में बात करेगी। अभी सिर्फ एनसीईआरटी हमारा इंटरेस्ट जो है वो जगाना चाहती है। एक दूसरे जनपद की बात हुई थी वज्जी, और ये दूसरे टाइप का जनपद था। यहाँ पे गढ़ और संघ की व्यवस्था चल रही थी, यानी कि यहाँ पे बहुत तो मतलब कलेक्टिव शासन चल रहा था। जैसे अभी गठबंधन की सरकार चलती है तो बहुत सारे पार्टी के लोग मिलकर शासन करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो राजा थे वो, कई शासक होते थे, वो मिल करके राज्य करते थे, आपस में राज सलाह सभा करके, बैठक में बात विवाद को हल करके, इस तरीके से वो अपने राज्य को चलाते थे। यहाँ पे स्त्रियां, दास, कम्मकार जो थे ये सब सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जो बहुत बड़े लोग थे वही लोग थे जो इनकी सभाओं में हिस्सा ले सकते थे। सभाएं बहुत तरीके की होंगी, हम देखेंगे कि दक्षिण में भी सभाएं बनेंगी, वैदिक काल में भी सभाएं रहेंगी, जनपद काल की भी सभाएं रहेंगी। तो सबकी सभाएं अलग अलग हैं और सबके जो सभाओं की विशेषता है वो भी अलग अलग है। तो वज्जी जो संघ है उसकी सभाओं की विशेषता ये है कि यहाँ पे स्त्रियां, दास और कम्मकार जो हैं ये सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यहाँ पे हमने एक छोटी सी जो दिग्घ निकाय से ली गई है बौद्ध ग्रंथ, उससे हमने कहानी ये भी पढ़ा था कि
अजातशत्रु जब वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते हैं तो वो अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजते हैं। तो बुद्ध ने बोला कि जब तक कि वो नियमित सभाएं करते रहेंगे, पूर्ण सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल के काम करते रहेंगे, और बहुत यही सब बातें की थी कि जब तक वो अच्छे से करते रहेंगे तब तक उनको कोई जीत नहीं पाएगा। यानी कि एकता में शक्ति की बात। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। यानी कि यहाँ पे जो है मगध साम्राज्य, जो जनपद बहुत साल तक चलते रहे, लेकिन फिर उस पर जब गुप्त शासक आए तो इन्होंने उन्हें जीत लिया था। उपयोगी जो शब्द हैं वो ये हैं, आप लगभग सब जानते ही हैं। जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं वो ये हैं, नए शासक जब आए वो 3000 साल पहले आए वैदिक काल में, और फिर महाजनपद आए, और सिकंदर का आक्रमण हमने देखा, गढ़ और संघ राज्य का अंत भी देखा। एक नए तरीके का हमने संघ देखा जो है कि यहाँ पे वज्जी, इसकी राजधानी थी वैशाली। अध्याय 6 की तरफ अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि अध्याय 6 क्या है। नए प्रश्न और नए विचार। यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात हमने की थी जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, तो अभी भी वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध जो हैं वो, उनका पहले नाम सिद्धार्थ था, फिर बाद में वो गौतम नाम से जाने गए। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि लगभग वही टाइम पे जिस टाइम पे महाजनपद चले थे। महाजनपद भी 2500 वर्ष पूर्व ही हुए थे, आपने देखा। और वो क्षत्रिय थे जाति से, शाक्य नाम के छोटे से गढ़ से संबंधित थे। यानी कि गढ़, आपने गढ़ और संघ की बात सुनी, तो संघ जो है वो बहुत सारे गढ़ों से मिलकर के बनता था। तो यहाँ पे लिच्छवी, यहाँ पे शाक्य जो गढ़ है उस गढ़ से बुद्ध रिलेटेड थे। बोध गया विहार में इन्होंने पीपल के नीचे जो है तपस्या की और ज्ञान प्राप्ति की थी। वो घर से निकल गए थे, ये सब हमने पढ़ा था। वाराणसी के निकट जो सारनाथ है वहाँ पे पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था। कुशीनारा में इनकी मृत्यु से पहले का शेष जीवन इन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किया। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध की। बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। अपनी इच्छाओं और लालसाओं के कारण हमें दुख मिलता है, हमें तृष्णा, बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है और बोला है कि इन्हें अगर हम दूर करेंगे तो हम लालसा से मुक्ति पा सकते हैं आत्मसंयम अपना करके। और बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि उस समय वैदिक संस्कृत चलती थी तो लोग समझ नहीं पाते थे। तो बुद्ध ने क्या किया कि अपनी शिक्षा को सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? यहाँ पे संस्कृत में हुई थी, आपने देखा ही है। और इन्होंने प्रैक्टिकल यहाँ पर जो है वो उपदेश दिया था बुद्ध ने। ये आप जो चित्र देख रहे हैं, ये सारनाथ का स्तूप है। यहाँ पे पहला जो है उपदेश दिया गया था, उसकी स्मृति में बनाया गया था। किस्सा गोमती की कहानी हमने पढ़ा था कि वो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि इसे फिर से जिंदा कर दो। फिर बुद्ध उसे भेजते हैं कि एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ और उस ऐसे घर से लेकर के आओ जहाँ पे कोई मरा ना हो। तो ये कहानी सब हमने पढ़ी थी। खड़ दर्शन हमने पढ़ लिया था कि हमारे यहाँ जो उसी समय पे दर्शन भी हुए थे, न्याय, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा, जिनकी स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा की गई। उपनिषद भी हमने देखा था कि उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में मेन रूप से जो है वो आत्मा और ब्रह्म की बात की गई है और बोला गया है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। बहुत सारे वैचारिक जो है चीज़ें विचार मंथन के बाद उपनिषद लिखे जाते थे और ये वार्तालाप के तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं, प्रश्नोत्तर के तरीके से। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्से थे, मतलब जो वेद बनने के बाद भी जो कुछ ग्रंथ लिखे गए तो तब उपनिषद हुए और वार्तालाप तरीके से कहीं ना कहीं मंथन करके, चिंतन करके उपनिषदों को लिखा गया। बुद्धिमान भिखारी की हमने कहानी पढ़ी थी कि बुद्धिमान भिखारी जाता है और वो विद्वजन जो होते हैं वो खाना देने से मना कर देते हैं और फिर भिखारी बोलता है कि आप जिस सार्वभौम आत्मा की पूजा करते हैं वो वही मेरे अंदर भी है और आप मुझे खाना नहीं दे रहे हैं तो उसका अपमान कर रहे हैं। और फिर विद्वजन उसे खाना दे देते हैं। इस टाइम पे जब उपनिषद काल था, इस टाइम पे कुछ महिला जो हैं वो भी स्त्री विचारक भी हुई, जैसे गार्गी, पाला, घोषा, मैत्रेयी, ये सब नाम इम्पॉर्टेंट है।
एक जो निर्धन व्यक्ति हैं वो बहुत कम ही हिस्सा लेते थे वाद विवाद में, क्योंकि निर्धन व्यक्ति काम धाम में लगे रहेंगे। जो व्यक्ति जिनके पास काम से समय खाली बचेगा वही व्यक्ति सभाओं में भाग ले पाएंगे, वही कुछ क्रिएटिव कर पाते हैं। लेकिन एक निर्धन व्यक्ति का अपवाद है सत्यकाम जापाल का। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शंकराचार्य को हमने पढ़ा था कि इन्होंने बाद में उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में इन्होंने किया था। व्याकरणविद पाणिनि के बारे में हमने देखा था कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी इन्होंने। लघु सूत्र लगभग 3000 से सूत्र इन्होंने बताए हैं। जैन धर्म भी देखा था हमने कि 2500 वर्ष पूर्व, उसी समय पे जिस समय गौतम बुद्ध थे, जिस समय महाजनपद हो रहे थे, उसी टाइम 24वें और अंतिम 3 तीर्थंकर जो थे वो महावीर भी हुए। वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के थे। वज्जी संघ भी हमने पढ़ा था, उसमें एक लिच्छवी गणराज्य था। कई गणराज्यों से मिलकर वज्जी संघ बना था, उसमें एक ही लिच्छवी गणराज्य था, उससे वो रिलेटेड थे। बुद्ध जो थे वो शाक्य गढ़ से रिलेटेड थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और फिर इनकी जो शिक्षा थी वो बहुत सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को इन्होंने घर छोड़ने के लिए बोला। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा और इन्होंने किसी भी जीव को कष्ट देना या उसकी हत्या करने से मना किया। तो इनके थोड़े से जो हैं वो नियम बहुत कठिन थे। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी में ही, यानी कि प्राकृत में ही इन्होंने भी उपदेश दिए थे। और इन्होंने ईमानदार होने के लिए बहुत बोला था। चोरी न करने की सख्त हिदायत दी थी। पुरुषों को वस्त्र भी त्याग देना पड़ता था। और जो भी व्यक्ति निकल जाते थे इनके उपदेशों पे अपना घर बार छोड़ के, उन्हें भिक्खु भिक्खुड़ी बोला जाता था, क्योंकि वो भीख मांग करके अब अपनी ज़रूरतों को पूरी करते थे। जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो 1500 वर्ष पूर्व, यानी कि 500 ईस्वी में लिखी गई। यहाँ पे वल्लभी नामक स्थान पे एक इनकी जो थी वो मीटिंग हुई थी और वहाँ पे लिखी गई थी। जैन शब्द जिन शब्द से निकला, इसका अर्थ है विजेता। संघ, संघ क्या है? ये संघ जो है, अभी हमने वज्जी संघ पढ़ा, वो संघ दूसरे टाइप का था, वो शासन करने वाला संघ था। अभी जो संघ है वो ऐसा संघ है जिसमें कि जिन लोगों ने घर छोड़ दिया है इनके कहने पर, उपदेश पर, वो लोग संघ बना करके एक संगठन रहते थे जिन लोगों ने भी घर का त्याग किया है। और इन लोगों के लिए, जो संघ में रहने वाले लोग हैं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम जो थे वो विनय पिटक जैसे एक ग्रंथ में इनके लिए नियम बनाए गए थे। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ये गुफाओं में वगैरह में रहते थे और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी संघ में प्रवेश करने के लिए। बच्चों को माता पिता से, दासों को स्वामी से, स्त्री को अपने पति से, इसे अनुमति लेनी पड़ती थी। और एक निश्चित समय में वो शहरों गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे, इसलिए उन्हें भिक्खु भिक्षुड़ी बोला जाता था। और अगर उनमें किसी तरीके के मतभेद हो गए तो फिर बैठाई जाती थी और उसका निपटारा किया जाता था। प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, सभी तरीके के लोग संघ में शामिल थे। लेकिन संघ में शामिल होने के बाद सबकी जाति पाति खत्म हो जाती थी। विहार जो है वो इनके रहने का स्थान था। जैन और बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक दूसरे स्थान पे घूमते थे, तो वर्षा ऋतु में या ठंडी की ऋतु में वो यहाँ पे जा कर के बैठते थे। पेड़ों को काट कर बनाई गई एक गुफा, ये जो है कारले का चैत्य है, आप इन्हें देखेंगे, ये बहुत ही फेमस है। आगे चल के आप उसको, जिन भी चीज़ों के एनसीईआरटी फ़ोटो दे रही है या बात कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्किप कर देना है, वो उन्हें अच्छे से पढ़ना है, जानना है। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि ये यहाँ पे यही बताया गया है कि संघ में जैसे ही जब लोग जाते थे उनके वर्ण, श्रेणी, परिवार सब खत्म हो जाते थे। और प्राय कोई धनी जो व्यापारी था, राजा था, वही भूमि देते थे, तो उसी पर विहार का निर्माण होता था। इसी समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा आ गई जिसे महायान बोला गया। और दूसरा जो एक बात थी कि बोधिसत्व, महायान में क्या था कि मूर्ति पूजा होने लगी बुद्ध की। और बोधिसत्व क्या थे कि बोधिसत्व अपना तो खुद मुक्ति पा सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद मुक्ति और खुद एकांतवास, ध्यान साधना नहीं की, बल्कि लोगों को शिक्षा देने का डिसीजन लिया और लोगों को शिक्षा देने के लिए गए। तो बोधिसत्व का एक कॉन्सेप्ट आया। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी दक्षिणी भारत में हुआ। बहुत सारी यहाँ पे गुफाएं बनी। दूसरे देशों में भी, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इन सब में भी
इंडोनेशिया में भी फैला। यहाँ पे थेरवाद भी एक नया जो आया, जैसे महायान है वैसे थेरवाद भी आया बौद्ध धर्म में। तीर्थयात्री थे जो थे वो भी बौद्ध धर्म के लिए, जो तीर्थयात्री आए उन्होंने भी बौद्ध धर्म के बारे में बात की, जैसे फाहियान ने की है। फाहियान के बारे में हम और भी चीज़ें आगे चल के जानेंगे कि ये किस शासक के काल में आया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तीर्थयात्री है। तो फाहियान करीब 1600 साल पहले आया था। ह्वेनसांग जो है 1400 साल पहले आया था, और इन सब ने जो है बौद्ध धर्म और मठों को देखा और उनके बारे में लिखा। नालंदा जो है वो एक शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। यहाँ पे शिक्षक बहुत योग्यता और बुद्धि में जो सबसे आगे, यहाँ के शिक्षक बहुत तेज थे। ह्वेनसांग ने यहाँ के बारे में ऐसा बताया है, लिखा है कि यहाँ पे के नियम काफ़ी सख्त हैं, यहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, शंकाएं दूर करते हैं, और यहाँ पे एंट्रेंस की परीक्षा होती थी तब वहाँ पे अनुमति मिलती थी अंदर जाने की, नहीं तो नहीं। सॉरी, ये हमने नालंदा देखा। यहाँ पे जीवन के चरण, आश्रम भी देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रम भी हमने यहाँ पे देखे थे। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विवाह करना था। आपको ये पता ही है, वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में जाकर के साधना करनी है और फिर सन्यासी बन जाना है। ये कुछ उपयोगी शब्द हैं जिन्हें आपने देख लिया है। महत्वपूर्ण तिथियां हैं, बहुत सारी तिथि तो इसमें थी नहीं। जैन ग्रंथों का लेखन 1500 साल पहले हुआ, जबकि जैन धर्म बहुत पहले आ गया था। अगला जो अध्याय है, अध्याय 7, हमने अध्याय 6 कंप्लीट कर लिए हैं। अध्याय 7 देखते हैं अगर, तो राज्य से साम्राज्य। कि अभी तो हमने जन देखा, जन से जनपद देखा, फिर जनपद से हमने देखा कि राज्य कैसे बन रहे हैं, धीरे धीरे संघ बन रहे हैं। पर अब राज्य से साम्राज्य कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो सारनाथ में जो एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है, ये जो शेरों वाला स्तंभ है, इसे देखा। तो हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में, इसमें दिया गया है। अशोक ने एक साम्राज्य स्थापित किया था। राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है ये भी समझने की कोशिश की जाएगी। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। यानी 2300 साल पहले, यानी कि थोड़ा सा और पहले जो है बुद्ध आ चुके थे। 2500 साल पहले महावीर आ चुके थे, उसके बाद जो है अशोक आए, और चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादा थे उसके पहले। चाणक्य के कई विचारों में अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी उन्होंने राज्य स्थापित करने में। साम्राज्य में बहुत से नगर होते हैं, काले बिंदुओं से दिखाया गया है। ये रहे, ये है मौर्य साम्राज्य। पूरा इतना दूर तक पूरा मौर्य साम्राज्य फैला हुआ है, और इसमें जो महत्वपूर्ण नगर हैं जैसे तक्षशिला हो गई, उज्जैन हो गए, और पाटलिपुत्र हो गए, तो ये सब जो नगर हैं वो महत्वपूर्ण नगर हैं। राजधानी जो थी अशोक के साम्राज्य की वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी पहले से ही बनी चली आ रही थी, उसके पहले राजगृह थी। और वंश जो है, एक ही परिवार के जब कई सदस्य जो होते हैं वो राजा बनने लगते हैं तो फिर वो वंश कहा जाता है, इसे मौर्य वंश बोला जाता है। चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद बेटा बिंदुसार, फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक। पर यहाँ अशोक की बात ज़्यादा होगी क्योंकि सबसे प्रतापी राजा जो था इस वंश में वो अशोक ही था। ये जो जहाँ पे भी लाल लाल कंधार हो गया, लंप हो गया, सब जगह पे क्या है, यहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं, यानी कि शिलाओं पर अभिलेख रचा गया है, लिखा गया है। तो जहाँ जहाँ पे भी लिखा गया है, जाहिर सी बात है कि वहाँ वहाँ पे अशोक का साम्राज्य फूला फैला होगा। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान पशुपालक के गांव थे। लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों की राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होगी, तो बड़ी संख्या में कर इकट्ठे करते थे। साम्राज्य का प्रशासन जो है वो अलग अलग जगह हिस्सों पर अलग अलग ढंग से होता है
कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अलग टाइप से शासन किया, जहाँ पे कम ज़रूरत है वहाँ पे कम सख्ती से शासन किया। और कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। अब यहाँ पे सिस्टम से चीज़ें चल रही है, क्योंकि बड़ा साम्राज्य को शासन में लाना है तो बहुत सिस्टम से चीज़ें चल रही हैं। कई छोटे प्रांत थे, तक्षशिला, उज्जैन जैसी राजधानियों से शासन किया जाता था। राजकुमारों को राज्यपाल गवर्नर बना के भेज दिया जाता था, और कई जगहों पर उन स्थानीय परंपराओं को ही माना जाता था, छोड़ दिया जाता था कि कोई बात नहीं। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। कई इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन थी कि उत्तर पश्चिम से कंबल मिलते थे और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या है? नजराना जैसे कर जो है वो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जा रहे हैं, पर नजराना जो है वो स्वैच्छिक हैं और कभी भी दिए जा सकते हैं। राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो था वो राजदूत था, यूनानी। तो उसने लिखा है कि राजा के हमने देखा था कि राजा का बहुत शोभा यात्रा कैसे निकल रही है, जश्न मनाया जा रहा है, सोने की पालकी में ले जा रहे हैं, अंगरक्षक हैं और चारों तरफ महिलाएं जो है हथियारबंद हैं, अंगरक्षक हैं, उनके सर के चारों तरफ तोते जो हैं प्रशिक्षित हैं और चक्कर लगा रहे हैं। विशाल खूबसूरत नगर के बारे में भी, पाटलिपुत्र के बारे में भी लिखा था कि बहुत अच्छे नगर हैं, 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो अशोक जो बहुत अनोखे सम्राट इस वे में हैं कि वो सबसे पहले शासक हैं कि उन्होंने अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की अभिलेखों के द्वारा। उसके पहले किसी ने अभिलेख लिखाने के स्टेप नहीं लिए थे। जब भी कोई शासक कुछ नया करता है तो उसके लिए उसे याद किया जाता है। अशोक का जो कलिंग युद्ध था, हमने पढ़ा था कि कलिंग में जब युद्ध हुआ, ये है कलिंग यहाँ पे। तो कलिंग जब युद्ध हुआ था तो बहुत सारा खून खराबा देख करके उनको बहुत ग्लानि हुई थी, और फिर उन्होंने बोला था कि अब हम कभी भी विश्व में मतलब भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। और उसके बाद से ही उन्होंने बहुत ही धम्म चालू किया, अपना एक धर्म चालू किया, और इसका नाम धम्म था। और दूसरों को शिक्षा दी कि लोगों को मारना नहीं चाहिए, और बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है कि लोगों का दिल जीता जाए। तो इस तरीके के संदेश उन्होंने लिखवाए कि और धर्म को कैसे बढ़ाया जाए उस पर उन्होंने विचार किया। जो ये यहाँ पे हमने मूर्ति देखी थी, अशोक का धम्म क्या करता था, ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये जो मूर्ति है रामपुरवा में मौर्यकालीन स्तंभ का एक हिस्सा है। ये भी इम्पॉर्टेंट मूर्ति है, ये आर्ट एंड कल्चर में पूछी जा सकती है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। अशोक का धम्म क्या था? यह पूजा और किसी कर्म कांड के लिए नहीं था। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। तो उन्होंने अलग अलग धर्म मानने वालों के में भी जो टकराव पैदा हो जाता था, बलि चढ़ती थी, उसके लिए सब जो क्रूर व्यवहार थे उन सबको बंद करने के लिए धम्म की स्थापना की थी। यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग जा कर के सलाह मशवरा करते थे, और धम्म महामात नाम के अधिकारी जो थे उनकी नियुक्ति होती थी जगह जगह पर। और इन्होंने अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी इस कार्य हेतु के श्रीलंका भेजा था। तो दूसरे देशों में भी धम्म की शिक्षाओं को बहुत ही प्रसारित करने की कोशिश की थी अशोक ने, इसलिए ही वो बहुत ही यूनिक शासक हैं। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, और चिकित्सा, जानवरों की चिकित्सा के बारे में भी सोचा। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था कि उन्होंने बोला है कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है, कर्मकांडों से ज़्यादा ज़रूरी है कि भावनाओं को महत्व दें, नौकरों से दासों से अच्छा व्यवहार करें, दूसरे धर्मों की बुराई ना करें, अच्छी जीवनचर्या अपनाएं। तो ये सब चीज़ों को अशोक ने समझा था और लोगों को बोला कि कर्मकांड में वो ना लिप्त रहें। लिपि का भी हमें जानकारी हुई थी कि
ब्राह्मी जो लिपि है, बहुत सारी लिपियाँ जो हैं वो एक दूसरे से कैसे वो मैच खा रही हैं। ये है देवनागरी का अ। महत्वपूर्ण तिथि है। चैप्टर नंबर अगर हम 8 देखते हैं तो रेशम मार्ग हमने देखा था। ये सब मैप हमने देख लिए थे। ये जो फारस और ईरान के शासकों के नियंत्रण में थे, ये जो हिस्सा है। और जो पर्पल कलर के हैं वो रोमन शासकों के हैं। जो रोमन हिस्सा है वो रोमन शासकों के नियंत्रण में था। जो चीन के हिस्से का रास्ता था वो चीन के शासकों के नियंत्रण में था। पर रेशम मार्ग जो है वो बहुत लंबा चौड़ा था। सिल्क रूट रोम से लेकर के, फारस से लेकर के चाइना, भारत, हर जगह पर फैला हुआ था। और यहाँ पे हमने देखा था कि मानचित्र में जो पोडुका है दक्षिण भारत में, अरिकामेडु का यह रोमन नाम था। ये जो अरिकामेडु है ये पोडुका है। ये लगभग इस जगह पे अरिकामेडु हम पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। तो अरिकामेडु का जो रोमन नाम है वो पोडुका था। बाकी यहाँ पे बेरीगाजा है, बेरीगाजा यानी भरूच है, मुजीरिस है, मसूलीपट्टनम है। ये सब देखने की चीज़ें हैं। आगे की बात में हमने पढ़ा था कि 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और फिर कैसे शक राजा आए और 500 वर्षों तक टिके रहे। उसके बाद कुषाण आए, कुषाण भी टिके रहे। और मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। फिर कण्व वंश आए, शुंग वंश आए। 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। और फिर सातवाहन शासक आए। सातवाहन शासक जो थे वो 2100 साल पहले से ही शासन कर रहे थे और 400 सालों तक शासन टिका। तो ये कहीं ना कहीं गुप्त शासकों के साथ में भी ये थे। वाकाटक शासन के बारे में हमने देखा था। यहाँ पे पल्लवों और चालुक्यों का 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्य आ गए। 2200 से 1800 साल पूर्व यहाँ पे चोल, चेर और पांड्य जो यहाँ पे साउथ में आ गए थे। तो एक ओवरव्यू यहाँ पे ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रैकेट है, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें डिटेल में। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो बार बार पढ़ें, क्योंकि कैसे सारा परिवर्तन हुआ, एक साथ में अलग अलग हिस्सों में कौन कौन से राज्य चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अध्याय 8 गांव, शहर और व्यापार। यहाँ हम देख रहे हैं कि लोहे के जब औजार है तो खेती कितना तेज़ बढ़ गई। 3000 साल पहले शुरू हुआ लोहे का प्रयोग लगभग वैदिक काल में, और फिर महापाषाण कब्रों में भी लोहे के औजार बड़ी संख्या में मिले। ये सब हमें पता है। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो उठाए गए कदम, इस समय कृषि के लिए जो है वो नहरें, कुएँ, तालाब और कृत्रिम जलाशय ये सब बनने लगे थे, जिस समय की हम बात कर रहे हैं। आगे चल के हमें पता चलेगा। रोपाई वगैरह इस समय होने लगी थी। और कृषि को उत्पादन बढ़ाने से क्या होता था कि लोग जो परिश्रम करते थे और फिर जो है किसानों का उत्पादन बढ़ता था, और उत्पादन बढ़ने से क्या होता था कि राजा को कर ज़्यादा मिलता था, इसलिए राजा इंटरेस्ट लेकर के सिंचाई की सुविधा वगैरह कराता था। गांव में कौन रहते थे? गांव में जो दक्षिण भारत के जो गांव थे, इनकी बात की जा रही है। यहाँ की दक्षिण भारत के गांव, यानी कि जो 2200 से ले करके 1800 1700 पहले तक में यहाँ पे चोर, चेर, पांड्य ये सब टाइप के राजा थे। और उसी टाइम की बात हो रही है कि इस समय जो गांव में लोग रहते थे तमिल क्षेत्र में, बड़े भूस्वामी जो थे उनको वे लाला बोला गया था। साधारण हलवा थे उनको उड़वार बोला गया था। भूमिहीन मजदूर थे उनको कड़ैसियार और अधिमई बोला गया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये मैंने तभी भी बोला था आपको याद करने के लिए। उत्तरी हिस्से में जो गाँव का प्रधान व्यक्ति था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था, जो कि एकदम मेन आदमी था। और ग्राम भोजक जो के अलावा जो अन्य स्वतंत्र कृषक थे वो गृहपति थे। ग्राम भोजक क्या क्या कार्य करते थे? ये कर वसूलने का काम करते थे, पुलिस का भी काम करते थे, न्यायाधीश का भी काम करते थे। इनके बाद जो आते थे वो गृहपति बोला जाता था उनको। और उसके बाद जो दास आते थे उनको कर्मकार बोला जाता था, जबकि तमिल में उन्हें कडेसियार और अधिमई बोला जाता था। बाकी अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार ये सारे चीज लोग मिलते थे। प्राचीन तमिल रचनाओं के बारे में हमने देखा था कि संगम साहित्य 2300 साल पहले की संगम
रचनाएं हैं, और उन्हीं से हमें पता चलता है कि वहाँ पे लोग किस तरीके से रहते थे। सिक्के मिले हैं हमें, आहत सिक्के, जो करीब 500 साल चले थे, सबसे पुराने हज़ारों सिक्के इस युग के हैं पुरातत्वविदों को जो मिले हैं। आहत सिक्के कैसे होते थे कि इनको चादर, किसी धातु की चादर को काट कर या चपटी गोलिकाओं से बनाए जाते थे। कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था इन पे, कभी कुछ चिन्ह बनाए जाते थे, ठप्पे से उनको आहत करके, मतलब घाव करके चिन्ह बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के बोले जाते हैं। विनिमय के अन्य साधन, विनिमय के एक साधन तो सिक्के शुरू हो गए हैं विनिमय के साधन के रूप में। अन्य साधन के रूप में हमने इस कविता में देखा था कि धान की गाड़ियों पर जो है वो धान है, नमक है, ये सब जो है विनिमय का साधन, अनाज वगैरह भी थे। नगर में कैसे गतिविधियां होती थी, नगर से मथुरा, उस समय जो मथुरा बहुत महत्वपूर्ण नगर था, ये एक धार्मिक नगर था, यहाँ पे बेहतरीन मूर्तियाँ बनती थीं, और चूँकि ये दोनों व्यापारिक रास्तों के बीच में पड़ता था मथुरा, यहाँ से पूर्व जाने वाले रास्ते में और यहाँ से दक्षिण जाने वाले रास्ते के बीच में मथुरा पड़ता था, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र था। और यहाँ मंदिर भी बहुत ज़्यादा थे, कुषाणों की दूसरी राजधानी भी थी, धार्मिक केंद्र भी था, बौद्ध और जैन विहार भी थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था 2000 साल पहले। मथुरा प्रस्तर खंडों में मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हुए हैं, और यहाँ पर व्यापार भी बहुत उन्नत अवस्था में था। शिल्पकार जो थे यहाँ पे शिल्प उत्तरी काले चमकीले पात्र बनाते थे, बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन बनाते थे, काली लेप लगाई जाती थी और जो कि बहुत शीशे जैसी चमक मिलती थी, इसलिए इन्हें काले चमकीले पात्र बोला जाता है, उत्तरी काले, और चूंकि मथुरा उत्तर में है तो इसलिए इसे उत्तर बोला जाता है। और फिर जो ये शिल्पकार अपने तमाम तरीके की चीज़ें बनाते थे उनको श्रेणी कहते थे। कपड़ों का उत्पादन जो होता था वो वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र था। श्रेणी जो थे, व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, उसको श्रेणी बोला गया। श्रेणी क्या करते थे, प्रशिक्षण भी देते थे, कच्चा माल भी उपलब्ध कराते थे, और व्यापारियों के जो भी श्रेणियाँ थे वो बैंकों के रूप में भी काम करते थे, तो निवेश वगैरह का काम होते होते यहीं से शुरू हो गया था, संस्थान बनने लगे थे, व्यापारिक संस्थान। सूत काटने और बुनने के नियम, हमने अर्थशास्त्र की बुक में का एक जिक्र हुआ है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे किया है कि किस तरीके से जो विधवाएं हैं या अक्षम महिलाएं हैं, भिखुड़ी हैं, अवकाश प्राप्त दासियां हैं, इन सबको जो है सूत काटने का काम दिया जा रहा है, और उनके एज के हिसाब से, उनके सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें अलग अलग काम मिलता था। प्लस जो अगर निरीक्षक उन औरतों की तरफ कुछ बुरी दृष्टि से देखते थे तो उन्हें सज़ा मिलती थी, और अगर औरतों ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उनको अंगूठा भी काटा जा सकता था, तो बहुत ही सख्त नियम थे उस टाइम के। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडू का भी सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडू अभी आपने देखा कि पोडुका बोला जाता है इसे रोमन में, यहाँ पे अरिकामेडू चोल साम्राज्य के अंतर्गत आता है ये। 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था, और यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पात्र मिले, यहाँ पे व्यापार होता था। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा पात्र हैं जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। एरेटाइन जैसे इटली के कुछ पात्र हैं, तो ये सब यहाँ पे मिलते थे। मिट्टी के बर्तनों पर ब्राह्मी अभिलेख मिला हुआ है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन रोम का था लेकिन वो यहीं पर बने थे। तो चूँकि व्यापार होता था तो यहाँ पे कभी कभी नकल भी कर ली जाती थी, और शीशे और के बर्तन और रत्न वगैरह भी मिलते थे, तो रोम के साथ व्यापार होते थे। रोमन लैम्प, शीशे, बर्तन, रत्न, ये सब सारी चीज़ों के व्यापार होते थे। बेरी गाजा भरूच जो है यहाँ पे, भरूच का यूनानी नाम है। यहाँ पर क्या होता था, चूँकि नाव चलाना मुश्किल था भरूच में, पर यहाँ पे भी पत्तन था और यहाँ से व्यापार होते थे। बेरीगाजा में क्या क्या चीज़ें आयात होती थी, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के, और क्या क्या चीज़ें निर्यात की होती थी यहाँ से, जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कर्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयात क्या होता था और निर्यात क्या होता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, महीन कपड़े, क्योंकि ताकि उन्हें थोड़ा सा छूट मिल जाए, थोड़ी सी सुविधा मिल जाए, व्यापारियों को कर ना लगे ज़्यादा। व्यापार और व्यापारी आपने देख ही लिया कि वो उपहार लाते थे और छूट पाते थे।
काली मिर्च की जो बहुत ज़्यादा मांग थी रोमन साम्राज्य में, इन्हें काले सोने के नाम से बुलाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापार से जुड़ी ये कविता ये हमने पढ़ा ही था कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। पूर्वी सागर के मूंगे हैं तो दक्षिण सागर के मोती हैं, गंगा कावेरी की फसलें हैं, श्रीलंका से खाद्यान्न है, तो ये सब आप वापस से देख सकते हैं। दक्षिण पहाड़ चंदन की लकड़ियाँ हैं। समुद्र तटों से लगे राज्य। दक्षिणी भाग में जो बड़ा तटीय प्रदेश है उसमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। और इस समय हमने मूवेंदर, एक ये जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मूवेंदर। इसका जो मतलब था, यहाँ का मतलब है कि तीन मुखिया कौन? चोल, चेर, पांड्या। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ के शासक हैं। ये है चेर, यहाँ पे है पांड्य और यहाँ पे है चोल। और इन सब के जो दो दो सत्ता केंद्र होते थे, और जैसे कि एक तटीय होते थे और एक अंदरूनी हिस्से में होते थे, और 6 केंद्र थे। इसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। चोलों का एक पत्तन था पुहार, और यह कावेरी पट्टनम जिसको बोला जाता है, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। वो ये दोनों इम्पॉर्टेंट थे। यहाँ पर जो मुखिया हैं वो लोगों से क्या करते थे, वो इम्पॉर्टेंट नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, और ये कभी कभी सैनिक उपहार अभियानों पे भी निकल पड़ते थे। और हमने मौर्य वंश में देखा, जनपद में देखा कि वहाँ पे नियमित कर किए जा रहे हैं ताकि सेनाओं को नियमित वेतन दिया जा सके। यहाँ पर उपहारों की मांग हो रही है। सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। गौतमी बर्ष्टी द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। हमने सातवाहन राजा को, शासक को भी देखा था कि 2100 साल पहले से ही ये लोग राज कर रहे हैं, और गुप्त काल तक 400 साल तक इन लोगों ने राज किया है। तो यहाँ पे एक जो राजा का नाम मिलता है हमें, वो गौतमीपुत्र पुत्र सातकर्णी, इनका नाम मिलता है। ये जो थे वो दक्षिण के तटों पर अपनी सेनाएं भेजते थे और वहाँ पे नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि व्यापार करना चाहते थे। रेशम मार्ग और कुषाण, रेशम मार्ग जो आपने देखा अभी, उस पर कुषाणों का बहुत ज़्यादा बड़ा कब्जा था। इन्होंने नियंत्रण बना के रखा था और ये यहाँ पे अच्छा खासा कर वसूलते थे। ये हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स और ये हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। ये सारी तिथियों को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये सारी तिथियाँ हमने बुक में पढ़ी हुई हैं। आप फिर से आप इसको अपने तरीके से पॉज करके पढ़ सकते हैं। नए साम्राज्य और राज, अध्याय 9 की तरफ आ गए हैं हम, कि प्रशस्तियाँ क्या बताती हैं। अभी तक हमने अशोक को पढ़ा था नए साम्राज्य में, जब साम्राज्य पढ़ा तो अशोक का साम्राज्य पढ़ा। अब हम दूसरे साम्राज्य पढ़ेंगे कि नए साम्राज्य, समुद्रगुप्त की बात होगी, गुप्त वंश की। प्रशस्ति क्या होती है? एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे हम प्रशंसा कहते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, राजा की एक योद्धा युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। और उनके कवि ने बहुत प्रशंसा की है। प्रशंसा में उन्हें बहुत ही ज़्यादा बताया गया है कि योद्धा समुद्रगुप्त कैसा है, कि उनको बहुत सारे घाव लगे हैं और वो घाव लगने के कारण भी सुंदर दिख रहे हैं। और फिर जब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो इस मैप पर ध्यान से देखेंगे, ये मैप में लिखा गया था कि मानचित्र के जो हरे रंग के क्षेत्र हैं उसमें आर्यावर्त के 9 शासकों का है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिणा पथ के जो 12 शासक हैं जो डॉट डॉट बने हुए हैं मैप में, आप देखेंगे कि मैप में जो डॉट डॉट बने हुए हैं, यहाँ पर इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद जो
बैंगनी रंग से रंगा हुआ है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और ये सारी जो जगहें थी, यहाँ पर समुद्रगुप्त के लिए ये लोग उपहार लाते थे और समुद्रगुप्त का कहना मानते थे, आज्ञा का पालन करते थे। बाद का जो ये नीला वाला प्रदेश है, जो इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान का प्रदेश है, वो कुषाण तथा शक वंश के थे। यहाँ इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। श्रीलंका भी ब्लू रंग से ही है। यहाँ पर भी इन्होंने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन यहाँ पे संबंध बना लिए गए थे, पुत्रियों का विवाह कुछ ऐसे करके रिश्तेदारी कर ली गई थी। ये जो सिक्के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वीणा बजाने वाला राजा के रूप में समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सीधे ही शासन किया जाता था, जो यहाँ के सीधे शासन किया जाता था। यहाँ पे इनको ये आर्यावर्त था, ये दक्षिणावर्त था। वंशावलियाँ क्या हैं कि प्रशस्तियाँ जो शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं, तो उनमें प्रपितामह, पितामह ये सब पता चलता है, उनके वंश के बारे में पता चलता है। धीरे धीरे ये समझ में आता है कि वंश का महत्व बढ़ता जा रहा है। विक्रम संवत हमने देखा था कि 58 ईसा पूर्व, यानी कि इससे शुरू होने के 58 वर्ष पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको बनाया था शकों पर विजय प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली की भी जानकारी मिलती है। और मतलब अब वंश जो है वो महत्वपूर्ण होने लगे थे। फिर एक राजा हर्षवर्धन की बात आई है जो 1400 साल पहले हुए हैं। 1400 साल पहले की तिथि आपको याद होगी तो ये वेन सॉन्ग जो है वो भी 1400 साल पहले आया था, जिसने बौद्ध धर्म के बारे में, नालंदा के बारे में बहुत बातें हमें बताई थी। बाणभट्ट जो है इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित। ये जो है थानेसर के राजा बने हैं। थानेसर कहाँ पर है आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे है थानेसर, ये रहा। और इनकी कई राजाओं से लड़ाई झगड़ा हुई। चालुक्य, नरेश जो है वो पुलकेशिन द्वितीय है। तो ये सब जो राजा थे उसी टाइम पर थे। मगध, समोदा, बंगाल को जीतकर भी उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। तो इस जो जगह है, जो यहाँ की जगह है, इसके लिए लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो हमने हर्षवर्धन को देख लिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ हम देख लें तो हमने हर्षवर्धन के हर्षचरित देख लिया। पल्लव चालुक जो थे वो दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव जो थे वो कांचीपुरम में थे। कांचीपुरम कहाँ है आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे पल्लव हुए हैं। और चालुक्य कहाँ हुए हैं, चालुक्य जो है वो ऐहोल में हुए हैं। ऐहोल में आपको कुछ और मंदिर वगैरह देखने मिल जाएंगे। ऐहोल बहुत इंपॉर्टेंट धार्मिक नगर भी है और यह बहुत एक इम्पॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र भी था। पुलकेशिन द्वितीय जो है पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे। यहाँ पे इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो चालुक्य राजा थे और इनके जो दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ा चढ़ा करके प्रशस्ति लिखी हुई है। और पुलकेशिन द्वितीय ने जब हर्ष को हराया था तो उन्होंने लिखा कि इस पराजय के बाद अब हर्ष को हर्ष नहीं रहा। और हर्ष ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, तो जिसने कि कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। फिर क्या हुआ कि चालुक्यों की जो विजय थी वो बहुत अल्पकालीन थी। यहीं पे राष्ट्रकूट आ गए। राष्ट्रकूटों ने चोल वंशों ने समाप्त कर दिया इनको। इधर से चोलों ने और इधर से राष्ट्रकूट ने इन दोनों को समाप्त कर दिया। राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, क्योंकि भूमि कर इनके लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण था। कर से ही राज्य का प्रशासन चलता था और कर का जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो भूमि से आता था। तो भूमि पर कब्जा करने के लिए राजा लोग जो थे वो लड़ाइयाँ करते रहते थे। फिर इसी में धीरे धीरे क्या हो गया कि शासन करने के लिए इन्होंने पदों को आनुवांशिक बना दिया। जैसे राजा का पद आनुवांशिक था वैसे ही अब महत्वपूर्ण शासकीय पद भी आनुवांशिक होने लगे थे। जैसे कि कवि हरिश्चंद्र अपने पिता की तरह महादंड नायक थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सब एनसीईआरटी में पूछा जा चुका है। तो कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम करता था। जैसे एक ही व्यक्ति है वो 2-3 पद संभाल रहा है। और वीआईपी इन सब का बहुत बोलबाला था।
और पद अनुवांशित कर देने के क्या क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। तो ये सब आप हमने वहाँ पे उस टाइम पे सोचा हुआ था, जिस टाइम पे हमने चैप्टर कंप्लीट करे थे डिटेल में। एक नए प्रकार की सेना आ गई। किस प्रकार की सेना? अभी तो हमने देखा कि पहले सेना ही नहीं होती थी, फिर सेना हुई तो सेना को नियमित वेतन दिया जाता था। अब जो एक सेना आई, सेना में अब वेतन नहीं दिया जा रहा है, सेना को भूमिदान ही दे दिया जा रहा है कि आप उस भूमि पर उगाओ, खाओ, वहाँ से कर वसूलो। तो कहीं ना कहीं उनको सामंत बना दिया जा रहा है। इस तरह के व्यक्ति जो बहुत ही शक्तिशाली होते थे, सेनापति, उनको जमीनें दी जा रही हैं, वो सामंत बन रहे हैं। और कभी कभी सामंत इतने ताकतवर हो जाते थे कि वो स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगते थे। दक्षिण के राज्यों में जो सभाएं हो रही हैं, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये ब्राह्मण भूस्वामी जो है, उन्होंने अपना संगठन बनाया हुआ। इसके पहले हमने देखा कि व्यापारियों ने अपना संगठन बनाया, तो श्रेणी उसे बोला गया। ब्राह्मण भूस्वामियों ने संगठन बनाया, उसको सभा बोला जा रहा है। और सभा में ये लोग क्या करते थे? ये अपना सड़क निर्माण, इन सब का काम करती थी, खेती बाड़ी, सिंचाई। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक सभा थी। वैसे तो संगठन सभा थी, और पर जहाँ पे भूस्वामी थोड़े से ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण भूस्वामियों के, उनका नाम था सभा, पर जो दूसरी सभा थी उसका नाम था उर। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था इस टाइम पे, पल्लव के काल में। उस जमाने में आम और पल्लव और चालुक्य का, इन सब का जो काल था, हमने क्लास जो अध्याय 8 था उसमें एक ब्रैकेट में हमने लास्ट में देखा था। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक था कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। आम लोग कैसे रहते थे? कालिदास ने अपने नाटकों में लिखा है कि जो राजा और अधिकांश ब्राह्मण लोग जो हैं वो संस्कृत बोलते हैं, जबकि अन्य लोग जो हैं वो महिलाएं जो हैं प्राकृतिक बोल रहे हैं। यानी प्राकृतिक जो नॉर्मल लोग हैं वो प्राकृत बोलते हैं, जो वैसे जैसे आज के बड़े लोग इंग्लिश बोलते हैं और नॉर्मल लोग हिंदी बोलते हैं, वैसे ही। अभिज्ञान शाकुंतलम की हमने कहानी पढ़ी थी। मछुआरे की अंगूठी मिली थी, हमने पढ़ा था कि मछुआरे को अंगूठी मिली तो राजा ने तो उसे उपहार दिया था, लेकिन उस उपहार को मछुआरे से हड़पने के लिए पुलिस वाले और द्वारपाल ने उसके साथ शराब खाने चल पड़े थे। तो कहीं ना कहीं बुरा सलूक होता था। चीनी यात्री फाहियान का ध्यान लोगों की दुर्गति पे भी गया है कि लोग अछूत माने जाते थे, और अछूतों को किस तरीके से शहर बाजार के भीतर आने के पहले लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते हुए चल के आना पड़ता था, ताकि लोग आवाज़ सुन के सतर्क हो जाएं कि इनको छूना नहीं है। तो समाज में ऐसे ही हैं कि अपनी रीतियाँ सब साथ में चलती रहती हैं। राजा की जो सेना थी, राजा अपनी सेना में सब तरीके की चीज़ें रखता था, बर्तन, असबाब, हर तरीके की चीज़ें साथ में लेकर के, इतनी सारी चीज़ों को चलना, ऊँट, हाथी, गाड़ी, घोड़े की पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो बहुत ही बड़े टाइप की सेना का प्रदर्शन होता था। कहीं ना कहीं वो अपनी औदात्य प्रदर्शन के लिए ये चीज़ें करते थे। ये उपयोगी शब्द हैं। आर्यावर्त, दक्षिणापथ, ये सब चीज़ें आप जानते ही हैं। महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं वो ये हैं। अंतिम अध्याय का एक हल्का सा व्यू देख लेते हैं। इमारती चित्र तथा किताबें। यहाँ पे हमने धातु विज्ञान का देखा था कि हड़प्पावासी जो है कांस्य युग से जुड़े थे। उन्होंने लोहा वगैरह से उन्हें नहीं पता था। उत्तराधिकारी जो थे वो लौह युग से संबंध थे, और भारत में अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण हुआ था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। हमने यहाँ मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ की बात की थी, जिसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा था। गुप्त वंश के शासक जिसका नाम चंद्रगुप्त था, उन्होंने इसको बनवाया था। ईंटों और पत्थरों की इमारतों में हमने स्तूप देखा था। स्तूप में भी हमने देखा था कि ये बुद्ध के लिए, बौद्ध धर्म के होते हैं या उनके अनुयायियों के होते हैं, जिसमें उनके सामान जो उन्होंने, शरीर के अवशेष या जो उन्होंने उपयोग किया, वो सब सामान को एक धातु की एक पेटी में रखा जाता है, जिसे धातु मंजूषा कह करके उस पर एक ये बना देते हैं अंडाकार आकृति टीले जैसी, और फिर बाद में उसको सजाया जाने लगा। प्रदक्षिणा पथ बन गए, तोरण यानी द्वार बन गए, वेदिका बन गई, रेलिंग बन गई। अमरावती में भी हमने देखा था कि 2000 साल पहले यहाँ पे स्तूपों को सजाने का काम किया गया था। सांची का जो स्तूप है उसे बनाया गया था अशोक द्वारा, और फिर उसके बाद बहुत सारे शासकों द्वारा भी इसको सजाया गया था। मंदिरों का हमने निर्माण देखा कि देवी देवताओं की पूजा के लिए बनाया गया। जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था वो गर्भगृह था। भीतरगांव का हमने मंदिर देखा, और जो मंदिर में मंडप नाम की जगह होती थी, वो सभागार होती थी, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे। भीतरगांव का मंदिर देखने के बाद हमने महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर देखे। एकाश्मिक मंदिर क्या होते हैं कि वो ऊपर से चट्टान को काटते हुए बनते हैं, और जो नॉर्मल मंदिर होते हैं वो ईंटें से जोड़ करके एक के ऊपर एक, नीचे से ऊपर की तरफ बनते हैं। एकाश्म मंदिर बनाने बहुत मुश्किल होते हैं।
एहोल का दुर्गा मंदिर हमने ये देखा था, इम्पॉर्टेंट है। और अभी एहोल जो है वो चालुक्यों की राजधानी भी थी, तो एहोल इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एहोल को मिलाने के लिए दिया भी हुआ है। और ये 14 साल पहले बनाया गया था मंदिर। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, कौन बनवाएगा इन्हें, नॉर्मल लोग तो बनवाते नहीं थे। जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा वही ये सब करते हैं, आज भी वही लोग करते हैं। तो राजा रानी इन्हें धन दे करके बनवाने की कोशिश करते थे। यहाँ पे उड़ीसा का जैन मठ हमने देखा था कि किस तरीके से बना है। पहले तो सिर्फ ऐसे गुफाओं में रह लेते थे, लेकिन अब थोड़ी सी कलाकारी कर दी गई है। कमरे बनाए गए हैं, खंभे बनाए गए हैं, लोग किस तरीके से खोदते थे, इस तरीके की चित्रकारियाँ हुई हैं। और यहाँ पे हमने देखा था कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। चित्रकला में हमने देखा था कि अजंता, जो कि बौद्ध धर्म को डेडिकेटेड है, अजंता की गुफाओं में हमने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे और इनमें सैकड़ों सालों तक चित्र बने हैं लगातार, ये नहीं कि एक ही टाइम में बने हैं। ये बोधिसत्व का हमने चित्र देखा था, ये भी दूसरा चित्र हमने देखा था। और इस समय के चित्र जो है 1500 साल भी आज भी चमकदार बने हुए हैं। मशालों के उजालों में इन चित्रों को बनाया गया है। पुस्तकों की दुनिया हमने देखी थी कि पुस्तकें किस तरीके की हैं, जहाँ पे हमने एक महाकाव्य देखा था जो 1800 साल पहले का एक महाकाव्य सिलपद्दिकारम, जिसके कवि थे इलांगो। हमने कोवलन की और कन्नगी की कहानी देखी थी कि कन्नगी ने मदुरैपुरी शहर का विनाश कर दिया था। और सिलप्पदिकारम का एक वर्णन हमने देखा था कि कन्नगी किस तरीके से अपने दुख का वर्णन कर रही है। फिर दूसरा महाकाव्य मणिमेखलई देखा था, जिसको सत्यनार ने लिखा था, जिसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी थी। और फिर कालिदास के बारे में तो हम पहले अभिज्ञान शाकुंतलम पिछले अध्याय में देख ही लिया है। पुरानी कहानियों का संकलन यानी कि पुराण जिनमें पुरानी कहानियों के संकलन होते हैं और वो कहानियाँ देवी देवताओं से जुड़ी हुई होती हैं, कर्मकांड वगैरह होते हैं पुराणों में। मेघदूत का हमने एक श्लोक देखा था कि कालिदास कितने प्रकृति प्रेमी हैं। पुराणों के जो श्लोक लिखे गए हैं वो सरल संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि वेदों के जो हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, वो कठिन संस्कृत में लिखे गए हैं। महाभारत और रामायण की बात की गई थी कि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए व्यास नामक ऋषि ने लिखा था इन्हें। महाभारत में ही भगवद गीता है, लेकिन ये 1500 साल पहले लिखी गई, जबकि ये युद्ध बहुत पहले हो चुका था। रामायण की कहानी के बारे में हमने देखा कि राम जी के बारे में ये कहानी है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, जबकि रामचरितमानस तुलसीदास जी हैं। ये सब हमने बताया था। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियों के बारे में भी हमने देखा था कि पंचतंत्र की कहानियाँ और जातक कहानियाँ जो हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कहानियाँ हैं। अजंता के चित्रों में दर्शाई गई कहानियाँ हैं। बंदर राजा की कहानी हमने देखी थी कि कैसे एक बंदर जो वहाँ के आम जो बहुत अच्छे होते हैं, तो राजा सोचता है कि उस पेड़ के सारे आम हम खा लें, लेकिन बंदर जो और सारे बंदरों को मरवाने के लिए सोचने लगता है। तो उस बंदरों का जो राजा होता है वो टहनियों से लटका हुआ रहता है अपनी प्रजा को पार कराने के लिए, और अंत में मर जाता है। तो ये हमने बंदर राजा की कहानी देखी थी। इसमें विज्ञान की पुस्तकों के बारे में भी देखा था कि जो बहुत पुराने खगोल शास्त्री हैं हमारे आर्यभट्ट हैं। ये सब गुप्त काल की बातें चल रही हैं, सब चीज़ें गुप्त काल में हो रही हैं। और गुप्त काल 1700 साल पहले शुरू हुआ था और 200-300 साल तक चला था। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा था और इन्होंने दिन और रात के बारे में, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं दिन और रात, ये बताया था कि सूर्य एक ही जगह पर होता है, पृथ्वी घूमती है। परिधि मापने की विधि ढूंढी थी। अन्य भी गणितज्ञ और खगोलवेत्ता वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य को हमने जाना था। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था, बाकी सब गिनतियाँ जो हैं वो रोम निवासियों ने खोज की थी। आयुर्वेद में हमने देखा था कि चरक संहिता चरक द्वारा लिखी गई एक औषध शास्त्र की पुस्तक थी। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा विधियों का वर्णन करती हुई थी। हमने ये सब चीज़ें देखी थी। उपयोगी शब्द ये हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ ये सब हैं। तो इसी के साथ में हमने ये सब चीज़ें जो हैं ये एक आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सब मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, शब्दशः लाइन बाय लाइन मैंने सिंप्लीफाइड करके पढ़ाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक चैप्टर देख सकते हैं, यहाँ पे भी पॉज करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्लास 7 की इतिहास की एनसीईआरटी से हम शुरू करेंगे। मैंने रिवीजन करा दिया ताकि हम अगले क्लास की एनसीईआरटी से कनेक्ट कर पाएँ, और आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप होपफुली आप इससे फ़ायदा प्राप्त कर रहे होंगे। आपके जो भी सुझाव हैं, अगर आपको ये PDF चाहिए, ये पूरे बुक की भी PDF चाहिए, या फिर ये पूरे क्लास 6 की जो मैंने मैप को एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ है, अगर आपको इनका PDF चाहिए तो
आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं टेलीग्राम चैनल उसके बाद में क्रिएट करूँगी और फिर वहाँ पे मैं PDF ये डाल दिया करूँगी। जैसे जैसे ही बुक्स कंप्लीट होती जाएंगी मैं उनके मैप वगैरह डाल दिया करूँगी। आप अपना साथ बनाए रखें, प्यार बनाए रखें और जो भी आपके सुझाव हैं वो इम्पोर्टेंट सुझाव हमें देते रहें। साथ में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।